वेस्ट बंगाल को क्या बोल रहे हैं? वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है, बिहार, झारखंड, ये सब कुछ क्या बन रहा है? ये सब कुछ मिलाकर बंगाल बन रहा है, ठीक है। और बंगाल के बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, राइट। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट बंगाल जो था बहुत ही प्रॉस्परस प्रॉस्परस रीजन था, राइट। हमने देखा कि मद्रास के अंदर हमने जब देखा, मद्रास के अंदर से लोग जो ब्रिटिशर्स थे, मद्रास के अंदर से ब्रिटिशर्स जो थे वो शिफ्ट हुए किसकी तरफ? शिफ्ट हुए, ब्रिटिशर्स का जो ध्यान था वो शिफ्ट हुआ किसकी तरफ? बंगाल की तरफ, राइट। पर मद्रास के अंदर यहाँ पर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। वैसे मद्रास को उस वक्त मेन प्रोविंस माना जा रहा था किसका? ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स आर कंट्रोलिंग मद्रास लाइक एनीथिंग, ठीक है। मद्रास पे पूरा कब्जा उनका हो गया था जब फ्रेंच से उनका कंपटीशन हटा। और मद्रास वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस पर्पस, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, राइट, जिन भी स्टूडेंट्स जो कि लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं फॉर वन रीजन और अनदर इन मॉर्निंग, प्लीज डू नॉट वॉच दिस वीडियो, ठीक है। पहले वो वाला वीडियो देखिए, वो वाला लेक्चर देखिए, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस वीडियो, राइट। Okay, then only you can understand this video, otherwise this is just a waste of time. So just a suggestion from my side कि those students who have not watched the video number third, right, history, modern history video number third, please do not watch this one, right. So वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार एंड झारखंड। और फिर हमने आगे देखा इसके अंदर बंगाल को जब बनाया था मुर्शिद कुली खान ने बनाया था, और मुर्शिदाबाद एक सिटी है, वो भी उसके बारे में हमने बात करी थी, राइट। तो क्या रीजन था? देखिए हमने सब जगह ये पढ़ा है कि एक इमीडिएट रीजन होता है, एक मेन रीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन रीजन क्या था? कि बंगाल के ऊपर मोनोपोली बनाने का। इसी तरह से कार्नेटिक वार के अंदर भी हमने इमीडिएट रीजन और मेन रीजन देखे हुए हैं, राइट। तो इसके अंदर ये था कि इन्होंने फोर्टिफिकेशन करा, एडिशनल फोर्टिफिकेशन। इन्होंने कहा कि भाई देखो, फोर्टिफिकेशन करने वाला काम किसका है? रॉयल आर्मी का है। तुम लोग कब से रॉयल हो गए, ठीक है, हमारी बराबरी करोगे क्या? हम तो नवाब साहब हैं, ठीक है, तुम लोग किस तरह से ही हो गए, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन के कुछ रूल होते हैं, उन्होंने ये बताया कि आपको फोर्टिफिकेशन करना है, पहले इजाजत लेनी चाहिए, आप अपने हिसाब से फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्ट्स आर जनरली मेंट फॉर द रॉयल क्लास, ये मैंने आपको बताया था। और सेकंड इंपॉर्टेंट जो रीजन था, मिसयूज ऑफ दस्तक। जैसे मैंने आपको बताया था, दस्तक क्या है? दस्तक इज द पास गिवन बाय द ट्रेडिंग पास गिवन बाय द, कौन देता है दस्तक? जल्दी से बताएं, प्रियंका मिश्रा। दस्तक इज गिवन बाय हूम? By Calcutta Council. कैलकाटा काउंसिल। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। कैलकाटा काउंसिल क्या करता है? दस्तक देता है, ठीक है। और किसके फरमान पे? फरमान कौन जारी करता है? फर्रुखशियार। कौन है फर्रुखशियार? फर्रुखशियार है मुगल एम्परर। मुगल एम्परर ने फरमान जारी करा कि इनको दस्तक दे दो, और कलकत्ता काउंसिल ने दस्तक दे दिया, ठीक है। तो कलकत्ता काउंसिल दे रही है, किसके कहने पर? फरमान कौन जारी कर रहा है? फरमान मुगल एम्परर जारी कर रहा है। फरमान इज रॉयल ऑर्डर बाय द मुगल किंग एंड दस्तक वाज कंपनी बट यूज्ड बाय द इंडिविजुअल, है ना। अब दिक्कत क्या थी दस्तक के अंदर? क्योंकि समझना जरूरी है, क्योंकि हमको अभी जब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर तो ये रिपीट होगा, राइट। तो देखिए दस्तक जो था दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। बट ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज थे, वो पर्सनल गेन्स के लिए उसको यूज कर रहे थे, एंड दैट रिजल्टेड इन द लैक ऑफ रेवेन्यू टू द बंगाल, एंड दैट इज द वन ऑफ द रीजन कि बंगाल के अंदर कौन परेशान थे? कौन परेशान थे? इनके नवाब परेशान थे, सिराजुद्दौला, राइट। फिर हमने देखा कि उसका असाइलम दिया था कृष्णदास। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। कृष्णदास को असाइलम दिया था किसने? ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। और फिर जो नवाब होगा वो बोलेगा कि भाई देखिए आप क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश अपने हमारे एनिमी को असाइलम दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? दस्तक का मिसयूज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? एडिशनल फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं विदाउट द परमिशन ऑफ व्हाट? नवाब। ऐसा नहीं था पहले फोर्टिफिकेशन हुए नहीं थे, ठीक है, फोर्टिफिकेशन हुए थे बट विद द परमिशन ऑफ द नवाब। यहाँ पर फोर्टिफिकेशन हो रहा है विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इन्होंने बोला फोर्टिफिकेशन हटाना होगा, आई डू नॉट नो एनीथिंग, फोर्टिफिकेशन नको, ठीक है, फोर्टिफिकेशन हटाना ही होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फोर्टिफिकेशन हटाने के लिए उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं, ब्रिटिशर्स कह रहे हैं नहीं हटा रहे, जो करना है कर लो। और उन्होंने ब्रिटिश फ्रेंच वालों ने कह दिया कि जी हजूर हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्टिफिकेशन फ्रेंच वालों ने हटा लिया, इंग्लिश वालों ने हटाया। तो नवाब को और गुस्सा आएगा, भाई तुम इतने बड़े कब से हो गए, फ्रेंच वालों ने भी तो हटाया, तुमको भी हटाना चाहिए। यहाँ पर कब कहाँ करा था? कैलकाटा के अंदर करा था फोर्टिफिकेशन, वहां पे चंदेड़ नगर के अंदर, ठीक है। फिर हम देखेंगे 1766 के अंदर सिराजुद्दौला ने अटैक करा, पर जाकर वो फुल्टा नाम के, हुगली रिवर के ऊपर एक फुल्टा नाम का क्या है? आइलैंड है। अगर आप मैप के अंदर डालेंगे, गूगल में डालेंगे फुल्टा आइलैंड, तो हुगली रिवर पे है, वहां पर जाकर वो छुप गए। रॉबर्ट क्लाइव आए पीछे से मद्रास से, बोले चलो हम देखते हैं। पर रॉबर्ट क्लाइव वाज अ वेरी कनिंग पर्सन, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? वो स्टार्टिंग में सिराजुद्दौला से ट्रीटी करेंगे, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ अलीनगर वाज द नेम ऑफ द ट्रीटी। देखिए ट्रीटी ऑफ अलीनगर 1757, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं किसको? सिराजुद्दौला को। और साइड से वो क्या कर रहे हैं? कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी के अंदर क्या है
कुछ गद्दार लोग हैं उनको उन्होंने अपनी साइड कराया और उन गद्दारों के नाम भी मैंने आपको बताए थे, ठीक है। दिस आर द मीर जाफर, जगत सेठ, उमी चंद और अमीर चंद एंड माणिक चंद, राय दुर्लभ और घसीटी, ठीक है। ये अपन ने एक स्टोरी भी से याद कर ली थी। यहाँ पर हम पहुंच गए थे 23 जून को 1757 का बैटल ऑफ प्लासी। 1757 का जब बैटल ऑफ प्लासी होगा बच्चों, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सिराजुद्दौला विल गेट डिफीटेड एंड किल्ड, defeated and killed. My question is that who killed Sirajuddaulah? Anybody in the class? Miran. मीर जाफर। Mirzapur Khan. Miran. Or who was Mirzapur Khan. Mirzapur Khan? Son of Mirzapur. Son of? Mirzapur. Son of Mir Jafar, right? So son of Mir Jafar, right? मीर जाफर के जो सन थे मिरान ने, उन्होंने क्या करा, सिराजुद्दौला को मारा। दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखिए, सिराजुद्दौला किल्ड बाय मिरान, सन ऑफ व्हाट, सन ऑफ मीर जाफर, ठीक है। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्ट। एंड बंगाल आर्मी डिफीटेड एंड मीर जाफर बिकम द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। यहाँ से कहानी बदलती है, मीर जाफर क्या होते हैं, नेक्स्ट नवाब बन जाते हैं किसके, बंगाल के। एनी डाउट इन दिस वन? यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक अपना पिछला जो है अपन ने एक बार रिवीजन कर लिया। This is the previous revision, ठीक है। Anybody has any doubt, please let me know. सर, Yes. सर जो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था वो जो अभी सिराजुद्दौला बता ने रहा जब हूँ, अभी अब अच्छा, आपको ठीक है ठीक है। ब्लैक होल ट्रेजेडी और ये सब चीजें सब एक्सप्लेन करेंगे। बस अभी जहां तक पढ़ा है ना, उसमें से कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क मी। Anybody has any doubt regarding this? अब क्या हुआ, जब मीर जाफर क्या बन गए, नवाब बन गए, ठीक है। सब इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर समझो, हिस्ट्री को हिस्ट्री ही रहने, हिस्ट्री को स्टोरी की तरह समझो, ठीक है। स्टोरी ही रहने दो, कोई बोरिंग ऐसा कुछ अपने दिमाग में भी मत लाना। और जब मेरे से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल दिमाग में नहीं लाएंगे कि हिस्ट्री इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो देखिए, ही गिफ्टेड, अब वो पहला काम क्या करेगा, वो गिफ्ट देगा किसको, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को, कि भाई तुमने हमको नवाब बनाया, ठीक है। देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है, हमने आपको बताया था इन सबकी क्या गत बिगड़ी है, ठीक है। सारे गद्दारों की क्या गत बिगड़ी है आपने देखा इसके अंदर, राइट। और फिर हमने आपको वार्न भी करा था कि आप लोगों को गद्दार नहीं करना है। आप लोग गद्दारी कब कर सकते हैं, जब आप टाइमली वीडियो नहीं देख रहे हैं, दैट इज गद्दार, ठीक है। आप जब रिविजन नहीं कर रहे हैं, दैट इज गद्दारी, ठीक है। आप जब क्या कर रहे हैं, आप जब टेस्ट नहीं दे रहे हैं, आप जब असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, ये सब गद्दारी में आता है। तो डू नॉट बिकम गद्दार। आपने देखा गद्दार का क्या क्या सीन होता है, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, ही गिफ्टेड अ टेरिटरी टू ईस्ट इंडिया कंपनी 24 परगनास। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय परगना, एनीबॉडी इन द क्लास, एनीबॉडी इन द क्लास, परगना प्लीज। सर एरिया। एरिया, अच्छा। और कुछ मतलब ऐसा आ जाए तुम्हारे क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए, जैसे मैं बता ही देता हूँ, चलिए क्वेश्चन आ सकता है परगनास के बारे में, ठीक है। परगनास का सर, वो जो जमींदारी सिस्टम होता है, एक जमींदारी सिस्टम, एक जमींदार जितने एरिया कवर करते थे उसे गाना कहते थे ना। या सर ग्रुप ऑफ विलेजेस होता था कुछ वेरी गुड, villages। वेरी गुड। ग्रुप ऑफ विलेजेस द मोर प्रिसाइज, ठीक है। हाँ। तो वहां पे क्या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ऐसे समझो लैंड की है ना, लैंड की यूनिट बना रखी है ना, कि भाई इतना, जैसे अपन बोलते हैं ना इतना बीघा है, या फिर अपन ऐसा बोलते हैं कि हाँ, इस तरह का जो है लैंड का यूनिट बना रखा है। तो परगना क्या है, परगना इज ग्रुप ऑफ विलेज, ग्रुप ऑफ विलेज, है ना। ये सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी के अंदर, परगना का मतलब क्या है। अब वहां पे अपन फेल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन कहीं अपन एक बार भी देखे हुए हैं ये चीज, तो अपन को समझ में आ जाती है। और ग्रुप ऑफ परगनास क्या होता है, एनीबॉडी इन द क्लास, ग्रुप ऑफ परगनास, टीपू, ग्रुप ऑफ परगनास सर, इन परगनास का बहुत सारे एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं उसको, ये तो ग्रुप ऑफ परगनास हिंदी थोड़ी ना पूछ रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और जिसको बोलते हैं सिरकार वहां पर, ठीक है। तो ये वर्ड जो है ना, दैट इज आल्सो यू कैन यूपीएससी कैन आस्क दिस वन, सिरकार, राइट। तो फर्स्ट इज ग्रुप ऑफ व्हाट, ग्रुप ऑफ villages gets known as parganas, group of parganas known as district, and group of district is known as state or province, ठीक है। group of district is known as or province। ये जो वर्ड सरकार आया ना, सरकार, ठीक है, वो सिरकार से आया है, ठीक है। जो सरकार वर्ड है वो सिरकार से आया है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता था उसको सिरकार का हेड बोलते थे, तो उसको सरकार बोलने लग गया लोग, ठीक है। और सरकार उस वर्ड से आया। तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ विलेजेस क्या हुआ बच्चों, परगनास, ग्रुप ऑफ परगनास हो गया
डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो गया प्रोविंस, ठीक है, प्रोविंस स्टेट कुछ भी होगा उसको, राइट। अब इसको क्या करा हमने, हमने गिफ्ट करा इसको, हमने नहीं करा, सॉरी, मीर जाफर गिफ्टेड ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या गिफ्ट कर दिया सर? 24 परगनास गिफ्ट कर दिया, मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस, ऐसे 24 ग्रुप ऑफ विलेजेस जो थे वो दे दिए किसको, अपने इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो ये बिल्कुल ध्यान रखो, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है ना तो डायरेक्टली रूल करने की सोचेगी भी नहीं, बिकॉज डायरेक्टली रूल करेगी अगले दिन ही फेल हो जाएगी। उसको नवाब चाहिए, कोई कठपुतली चाहिए उसको, ठीक है। अगर कठपुतली नहीं चाहिए होता तो वो खुद रूल कर लेते, पर वहां पे वो रूल कर, पहले नंबर बात तो ये समझो कि वो रूल करने आए नहीं थे बच्चों, ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट, उनको कोई नेपोलियन की तरह अपना विश्व साम्राज्य नहीं बनाना था, ठीक है। उनको क्या करना है, उनको ट्रेड करना है, ट्रेडिंग पर्पस से वो आए थे, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए ग्रुप ऑफ विलेजेस परगनास, ग्रुप ऑफ परगनास डिस्ट्रिक्ट और ग्रुप ऑफ सिरकार स्टेट, पर उनको है ना अब ये सब 24 परगनास दे दिए, ये उनके ओनरशिप दे दी है, इसमें तुम रेवेन्यू कलेक्ट करो, कुछ भी करो, दैट इज योर मर्जी, ठीक है। अब क्या होगा देखो, बैटल ऑफ प्लासी जो होगा had political significance for it laid the foundation of the British Empire in India। ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन जिस बैटल ने करी है, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी। It has been rightly regarded as the starting point of the British rule in India। इसको बोल सकते हैं कि यहां से ही ब्रिटिश रूल का स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। बैटल ऑफ बक्सर confirm that Britishers is going to remain in India। बैटल ऑफ बक्सर ने उस पर ठप्पा लगा दिया। बैटल ऑफ प्लासी के अंदर एंट्रेंस हुई, फाउंडेशन हुआ, और बैटल ऑफ बक्सर ने उस पर ठप्पा लगा दिया कि भाई अब ब्रिटिशर्स को कोई हरा नहीं सकता इंडिया के अंदर, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बैटल ऑफ बक्सर टुडे, राइट। तो अब जैसे ब्लैक होल ट्रेजेडी, एक आपने सुना होगा ब्लैक होल ट्रेजेडी होता है, अभी टीपू ने भी अपन को बोला ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है। देखो ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है कि जब ये इवेंट, ब्लैक होल ट्रेजेडी का जो इवेंट है, इसको बोलता जाता है कि इन रियल मैनर और इन रियल रियलिटी इट नेवर हैपेंड। अरे सर कभी नहीं हुआ ये बैटल, इट नेवर हैपेंड, ठीक है। तो क्या हुआ, क्यों इसको इस तरह से बनाया? देखिए एक होता है फेक न्यूज, ठीक है, आज के जमाने में जैसे फेक न्यूज, जैसे मान लीजिए कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसका कहीं से रिकॉर्ड निकाल के अपन उसको एंटी नेशनलिस्ट बोल दे, ठीक है, और उसकी पूरी इमेज गिरा दे, राइट। अब कोई भी चीज के अंदर मान लो सरकार गलत है, ठीक है, एंटी नेशनलिस्ट बोल दो, गिरा दो, ये करते आ रहे हैं बहुत पुराने समय से, कांग्रेस भी करती थी, ठीक है, बीजेपी भी कर रही है, आने वाली गवर्नमेंट भी करेगी, पॉइंट नंबर, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी किसी को भी निकालती है पार्टी से तो उसकी इमेज गिरा के फिर निकालती है, ठीक है, बीजेपी, ठीक है, आप कांग्रेस समझ। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी इज वन ऑफ द मीन्स, ठीक है, वन ऑफ द वे, एक वे था, एक तरीका था, किसका? ब्रिटिशर्स का, और ब्रिटिशर्स का नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का, टू सेव देयर फेस। मतलब सर टू सेव देयर फेस, सर उनको अपना फेस सेव करने की क्या जरूरत थी, ठीक है। देखिए हुआ क्या, देखिए कि जब यहां पर ये नवाब को हरा देंगे, नवाब को हरा दिया इन्होंने, ठीक है, और ये कैप्चर कर रहे हैं बंगाल जैसी बड़ी प्रोविंस को, बंगाल जैसी बड़ी प्रोविंस को अपनी कठपुतली बिठा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहां पर ये सवालिया निशान उठेंगे ना बच्चों, ये सवालिया निशान उठेंगे कहां पर, कि ब्रिटेन में भी उठेंगे और हर जगह वर्ल्ड के अंदर हर जगह उठेंगे। भाई ये ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने गई थी, है ना, जैसे अंबानी को हम भेजे चाइना और वो चाइना के जिनपिंग को हटा के खुद बैठ गए, तो हमारे दिमाग में आएगा जैसे वैसे ब्रिटिशर्स के दिमाग में आ रहा था कि ये ट्रेड करने गई थी, ये नवाबों से लड़ क्यों रही है भाई, दे आर फाइटिंग विद द नवाब्स, नवाब से फाइट क्यों कर रही है, एक क्वेश्चन ये आएगा दिमाग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये बहुत चालू थे, इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, हम ये बताते हैं कि यहाँ के नवाब बहुत ही क्रूअल थे, बहुत इनह्यूमन, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है भाई यहाँ पर, जैसे अमेरिका बोलता है कि सीरिया के अंदर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इराक के अंदर ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, और जाके उधर ही ह्यूमन राइट का वायलेशन कर देता है, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कहेंगे भाई हम तो क्या कर रहे थे, हम तो सीधे सीधे ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, और मजे से ट्रेड कर रहे थे। इन लोगों ने पता है क्या करा हमारे साथ, इन लोगों ने हमारे 146 लोगों को 146 लोगों को एक कमरे में बंदा करा, 18 फीट के कमरे में, मतलब एक अपना समझ लो कि नॉर्मल इंडियन बेडरूम, ठीक है, उधर 146 लोगों को डाला और उनमें से 123 मर गए,
और उनमें से जो 23 लोग बचे, ठीक है, 23 लोग जो बचे, उनकी टेस्टिमनी के हिसाब से हम ये बात बता रहे हैं, टेस्टिमनी के हिसाब से हम ये बात बता रहे हैं कि भाई देखो क्या हुआ, इन लोगों ने हमको सबको एक कमरे में बंद कर दिया था, और बंद करने के बाद वहां पर ऑक्सीजन की कमी से हम तड़प तड़प के इतने सारे लोग मर गए, और हम 23 लोग यहाँ पर मरे हैं, और 23 लोगों की टेस्टिमनीज उन्होंने छाप दी। और जब ये बात गई ब्रिटेन के अंदर, तो ब्रिटेन के न्यूज़पेपर में उनकी जनरल पब्लिक बैठेंगे, हाउ क्रूअल द नवाब साहब, ठीक है, कितने क्रूअल है नवाब। और किसने हराया? अरे रॉबर्ट क्लाइव ने उनको हरा दिया, रॉबर्ट क्लाइव इज हीरो, क्या बदला लिया, मतलब समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, इट नेवर हैपेंड, ऐसे हिस्टोरियंस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, आप अपार्ट फ्रॉम द टेस्टिमनीज ऑफ दिस 23 पर्सन्स, ठीक है, देयर इज नो प्रूफ, ठीक है। और इनमें से एक पर्सन जो है, और देखिए एक कमरे के अंदर 146 लोग को, सोच कर देखो, आपका एक नॉर्मल बेडरूम है, उसके अंदर तुम 146 लोगों को डाल भी सकते हो क्या? जस्ट इमेजिन, कैसे ठूस ठूस के डालोगे, ठीक है। और उनमें से फिर 23 लोग बच कैसे गए? दिस इज द क्वेश्चन, राइट। 23 लोग बच गए, और उन्होंने कहा कि उनको जब तक मार नहीं गए ना तब तक उनको डाल। तो क्या ये क्या ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर गए थे, राइट? तो ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक कॉन्स्पिरेसी लगती है ब्रिटिशर्स की। तो देखिए 146 persons were compelled to surrender. These peoples were stuffed for a night in a room of 18 square feet with only 2 windows, and 123 people including the natives got suffocated to the death. This is called the black hole of Calcutta, which is still doubtful on account of the number of the perished. इतने सारे लोग मर गए, तो फिर 23 लोग कैसे बचे? और इतने सारे लोग 146 लोग एक कमरे के अंदर, जो कि एक नॉर्मल बेडरूम है, इंडियन बेडरूम, अगर आप अपने घर का बेडरूम देखिए उसमें 146 पर्सन आएंगे कैसे, राइट? तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज ब्लैक होल ट्रेजेडी दैट नेवर हैपेंड। टीपू, you want to ask something about black hole tragedy, टीपू? नो सर, वो इससे पहले हो गया था ना, आपने पहले नहीं होता इसलिए मैंने पूछा। हाँ हाँ, तो ये लास्ट में इसलिए बता बिकॉज इट नेवर हैपेंड, ठीक है। ओके आपको सर। जो एनसीईआरटीज के अंदर लिखा है, ये सब चीजें लिखा है, उसमें लिखा है इट नेवर हैपेंड, ठीक है। तो यू हैव टू कंसीडर इट एज एन इवेंट दैट नेवर हैपेंड, राइट। इसलिए इसका कोई अपना सिग्निफिकेंस नहीं है, राइट। अब क्या होगा कि इस रीजन से ऐसे बोला गया कि भाई इस रीजन से फिर रॉबर्ट क्लाइव को गुस्सा है, और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर और इनसे बात करी। मीर जाफर भी बहुत रोया, हाँ भाई हमने देखा था तड़पते हुए, ठीक है। जगत सेठ भी बहुत रोए। और फिर क्या करा, फिर ऐसा रॉबर्ट क्लाइव का इन सब ने बोला कि रॉबर्ट क्लाइव हमें इस नवाब से बचा लो, ये नवाब हमको भी किसी दिन एक ब्लैक कमरे में डाल देगा और हमें भी मार देगा। ऐसा मैं सोचता हूँ कि इन लोगों ने इस तरह से बोला होगा। और फिर रॉबर्ट क्लाइव ने दया भावना से बोला कि मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ और तुम मेरी शरण में आए हो, तो मैं तुमको मना भी कैसे करता हूँ। और रॉबर्ट क्लाइव का दिल पसीजा, और इसने क्रूअल नवाब को, सिराजुद्दौला को मार दिया। ऐसे ऐसी बातें उधर लिखी गई होंगी, और जिससे कि एक माहौल बने कि हमने कुछ गलत किया नहीं। इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस वन? तो देखो मीर जाफर ने क्या करा, मीर जाफर ने सबसे पहले काम करा, मीर जाफर ने कि भाई तुमको 24 परगनास दे देते हैं, इससे तुम खुश हो, ठीक है। उन्होंने बोला नहीं भैया और चाहिए हमें। तो मीर जाफर को उन्होंने कहा कि हमें ह्यूज कैश प्राइसेस चाहिए एज ए गिफ्ट। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा, ये जो कैश प्राइसेस दिए जा रहे हैं, ठीक है, ये बंगाल से जो कैश प्राइसेस दिए जा रहे हैं ना, दिस इज आल्सो नोन एज ड्रेन ऑफ वेल्थ, और दिस is considered as a drain of wealth, अपन ऐसे कह सकते हैं, by none other than दादा भाई नौरोजी। If question comes कि दादा भाई नौरोजी ने कहा ये पहली ड्रेन ऑफ वेल्थ थी किसकी तरफ से, हमारी इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स जो लेकर जा रहे हैं, कहां पर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो लेकर जा रही है ब्रिटेन के अंदर। तो कभी तुम पे क्वेश्चन आता है तुम्हारे अंदर कि दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ने अपनी किताब के अंदर ड्रेन ऑफ वेल्थ जब लिखी है, ठीक है, तो इसके अंदर उन्होंने क्या इसको भी क्या माना है, इसको भी एक तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ माना है? तो भाई हाँ जी माना है, ये आपको इसके अंदर समझाना होगा, राइट। तो मीर जाफर, राइट टू फ्री ट्रेड इन प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, क्या फ्री में ट्रेड करो। अब देखो इसको समझते हैं, राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर आप क्या करेंगे, फ्री ट्रेड करेंगे। फ्री ट्रेड का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारे ये इंडिया है, इंडिया के अंदर कोई कंपनी एस्टेब्लिश्ड कंपनी, ठीक है, जिसके में से,
ठीक है, क्या है, हमने कंपनी एस्टेब्लिश किया, ठीक है। अब इसको कंपनी को क्या देना पड़ेगा सर, टैक्स देना पड़ेगा, ऑब्वियसली टैक्स देना पड़ेगा सर। 30% कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा, 30% ऑफ टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो होता है उसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? तो वहां पे भी उस समय भी ट्रेड के ऊपर टैक्स लगेगा, तुम ट्रेड करोगे, बिजनेस करोगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। बट दिस टैक्स इज नॉट टू बी गिवन बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के लिए टैक्स माफ है, टैक्स माफ है ना। तो अब मान लीजिए कि मान लो एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड दिस सेम प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन। दिस प्रोडक्ट कॉस्ट अराउंड 60 रुपीज फॉर द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने जब बनाया इसको तो उसकी कॉस्ट आई 60 रुपीज। इस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो आएगी दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज ऑल्सो 55 रुपीज। 55 रुपीज ओनली। इंडियंस ने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करा, अच्छा सॉफ्टवेयर, और क्वालिटी वाइज ऑल्सो दिस इज इक्वल। अब यहाँ पे इसको देना पड़ रहा है टैक्स, ठीक है। इस इंडियन कंपनी को टैक्स देना पड़ रहा है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, ठीक है। कितना देना पड़ रहा है, 10 रुपए। मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से देखें, टोटल अगर हम देखें तो उसके हिसाब से पर प्रोडक्ट 10 रुपए पड़ा इसका टैक्स। तो इसका जो ये प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 65, और इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 60। समझ में आ रहा है? तो इसका प्राइस 60 रहेगा, इसका 65 हो जाएगा। ऑब्वियसली द पर्सन विल बाय ब्रिटिशर्स गुड। इस तरह से हमारा जो ये थे, इनको क्या करने लगे, डिस्ट्रॉय करने लगे, ठीक है। ये ट्रेड जो है वो डिस्ट्रॉय करने लगे, ठीक है। तो इनको एक तरह से फ्री ट्रेड का पास मिल गया। अगेन दैट पास इज नोन एज व्हाट, दस्तक, ठीक है। तो दिस इज राइट टू फ्री ट्रेड इन द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर राइट टू फ्री ट्रेड है, और ह्यूज कैश प्राइजेस एज ए गिफ्ट प्रोवाइड करा जा रहा है मीर जाफर के द्वारा। अब इन्होंने बोला कि भाई हमको और चाहिए, ठीक है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए गिफ्ट। मीर जाफर ने हाथ खड़े कर दिए, साहब खजाना खाली होने वाला है, ठीक है। और मीर जाफर को ये एक तरह से आप जानते हैं कि अगर मान लो कोई एहसान तले दबा हुआ है मीर जाफर, ठीक है, और मीर जाफर को एक तरह से क्या है, इसकी कोई इमेज, ईगो, सब कुछ इसका धरा का धरा रह गया था ब्रिटिशर के सामने। तो जब इसने मना कर दिया तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई तुमको हम हटा रहे हैं। इसने बोला क्यों, बोले मीर जाफर तुम बूढ़े हो गए हो, और अभी अभी तुमने अपनी बेटी की शादी करी है, और तुम्हारा सन इन लॉ, उसके लिए भी तो जॉब चाहिए, तो उसको हम नवाब बना रहे हैं। मीर जाफर खुशी खुशी मान जाएगा, ठीक है, देयर विल बी नो टसल, घर का ही आदमी बन रहा है। और मीर कासिम विल बिकम द व्हाट, नवाब, नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। और क्योंकि मीर कासिम को किसने बनाया, ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स ने क्यों बनाया, क्योंकि ये इजीली देता रहे क्या, यहाँ पर इसको गिफ्ट। अब ये आदमी जो था मीर कासिम, ऐसा बोला जाता है बहुत ही खुददार आदमी है, सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन है, ठीक है, अपनी प्रजा के बारे में सोचने वाला आदमी है। बट क्योंकि इसको ब्रिटिशर्स ने बनाया, इसको पता था बिना ब्रिटिशर्स के मैं बन भी नहीं सकता हूँ, और ब्रिटिशर्स के बिना इस गद्दी पे जो बैठा है वो चल भी नहीं सकता है। जैसे मेरे जो थे, मेरे ससुर जी, ठीक है, मीर जाफर जो है, उन्होंने कोशिश की थी पर वो हार गए, ठीक है। अब मैं बैठा हूँ किसके ऊपर, इस कुर्सी के ऊपर, इस थ्रोन के ऊपर, इस गद्दी के ऊपर, तो मुझे ब्रिटिशर्स की बात माननी पड़ी। अब ये ब्रिटिशर्स की बात मानने लगा। देखिए इन 1970 एंड 1760 मीर कासिम, सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर, बिकम नवाब। ही गिफ्टेड 3 टेरिटरीज टू ब्रिटिशर्स। 3 टेरिटरीज दी इन्होंने ब्रिटिशर्स को। कौन कौन सी टेरिटरी दी बच्चों, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, बुर्दवान, मिदनापुर एंड व्हाट, चिटगांव, ठीक है। ये 3 टेरिटरी उन्होंने दी, और अप्रोक्सीमेटली 29 लाख रुपीस कैश प्राइस दिया। सोच कर देखिए, 29 लाख रुपीस एट दैट टाइम, ठीक है। तो ब्रिटिश मीर कासिम ने ये चीज करा, ठीक है। फिर क्या हुआ, देखिए अब ये देखिए, ये जो गिफ्ट दे रहे हैं, ये गिफ्ट दे रहे हैं, इसको क्या करा गया है, इसको इंडियन राइटर्स ने एक तरह से ब्राइब का है, रिश्वत का है, कि आपने हमको बनाया गद्दी पे, ये लो रिश्वत की, करप्शन है, दिस इज नॉट गिफ्ट। अब ये समझो कि ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री लिखी है, ठीक है, ब्रिटिशर्स राइटर्स हिस्ट्री लिख रहे हैं। तो ब्रिटिशर राइटर जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना, दैट इज वेरी मिसगाइडेड वर्ड्स। ये वर्ड यूज करते हैं ट्रीटी। कहीं से भी ये वर्ड ट्रीटी जैसा नहीं लगता, ये ऐसा लगता है कि आप गन पॉइंट पे बिठाकर क्या कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, आप उनके साथ किसी एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवा रहे हैं, ठीक है। कहीं से भी ट्रीटी का मतलब क्या होता है कि 2 दोस्त आपस में ट्रीटी करें। ये ट्रीटी नहीं होती, एक ये दोस्त यहाँ पर खड़ा है और गन लेके तुमको बोल रहा है कि चलो इस पर ये यूज कर रहे हैं वर्ड ट्रीटी। दिस इज नॉट ट्रीटी, दिस इज सिंपल, क्या है ये, एक सिंपल एक तरह से क्या है, एक कोर्सिव एक्शन है ऑन द। तो ये ट्रीटी वर्ड यूज करेंगे, ये गिफ्ट वर्ड यूज करेंगे, करप्शन को गिफ्ट बोल देंगे,
समझ रहे कि हमको है ना नवाब खुश होके सोने की माला निकाल कर दे देते, हीरे की मोती की माला निकाल कर कि लो भाई तुम्हारी सूरत पसंद आई, हमने तुम्हें माला दे दी, ऐसा ये बोलते थे, ऐसा ही किताबों में लिखेंगे। और क्योंकि हमारी जो जो हिस्ट्रीज की बुक है और इसके अंदर है, उसके अंदर भी हम इसको गिफ्ट लिख रहे हैं, उसके अंदर भी ट्रीटी लिख रहे हैं, पर जो हमारे इंडियन राइटर्स है, जो कि नेशनलिस्ट इंडियन राइटर्स थे एट दैट टाइम, ठीक है, तो उन्होंने कहा दिस इज नॉट गिफ्ट, डोंट कॉल इट गिफ्ट, कॉल इट ब्राइब। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि इंडियन राइटर्स जो थे, जो हमारे नेशनलिस्ट राइटर्स थे, उन्होंने इसको ब्राइब कहा, ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। हम इसको जो डोंट यू वरी, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है, और उसके बाद आप अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा एक बार मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड ही आल्सो गिफ्टेड ह्यूज कैश टू रॉबर्ट क्लाइव एंड अदर ऑफिशियल्स, ठीक है, which the Britishers called as gift, but the Indian writers called it bribe. And दादा भाई नौरोजी ने एक आर्टिकल लिखा है, wrote an article, English debt to India, and called this money as the first important source of drain of wealth from India to England. इंडिया से इंग्लैंड जाने वाला पैसा जो था, ड्रेन ऑफ वेल्थ था, उन्होंने फर्स्ट सोर्स ऑफ मनी बोला है। ये जो पैसा गया है ये इस तरह से जो मीर जाफर दे रहे हैं, जो नवाब्स दे रहे हैं बंगाल के, उस पैसे को उन्होंने कहा है फर्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। तो इफ क्वेश्चन आस्क्ड कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक बुक के अंदर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक बुक के अंदर दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा है, तो आपको ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए, आपको ये सब चीजें आप लिख के मतलब आपको टिक करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट सोर्स ऑफ डेट, तो आप ऐसा मत कह देना कि भाई वो कुछ भी बोल सकते हैं टैक्सेस या फिर इस तरह से, नहीं, जो गिफ्ट दे रहे हैं ये लोग, गिफ्ट दे रहे हैं, ये गिफ्ट नहीं है एक्चुअली, दिस इज ब्राइब, दिस इज कोर्सिव एक्शंस डन बाय द ब्रिटिशर्स, दिस इज नॉट अ गिफ्ट, गिफ्ट इज वॉलंटरी, दिस इज नॉट वॉलंटरी, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो वॉलंटरीनेस है ही नहीं इसके अंदर। यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस मैनर, हिस्ट्री अगर इस मैनर में पढ़ोगे तब जाकर तुम्हें सब चीजें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। डोंट यू वरी अबाउट दिस वन कि प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के अंदर, दोनों के अंदर बहुत काम आने वाली है, ठीक है। अब क्या होगा, बट मीर कासिम जब आए तो उन्होंने देखा कि ये जो चीजें हैं, ये जो मिसयूज ऑफ दस्तक है, ये तो चले ही जा रहा है, इसमें तो कोई कमी नहीं आई। जिसके लिए सिराजुद्दौला लड़े थे वो तो अभी भी है ना भाई, सिराजुद्दौला के मरने के बाद मीर जाफर के अंदर हिम्मत है इतनी कि वो खत्म कर दे, तो वो चीज अभी भी चल रही थी, दस्तक का मिसयूज। दस्तक का मिसयूज क्या था कि भाई जो एक तो दस्तक से फ्री ट्रेड कर रहे हैं, कंपनी वाले फ्री ट्रेड कर रहे हैं और इंडिविजुअल वाले भी फ्री ट्रेड कर रहे हैं, दस्तक का मिसयूज ये था। और उसकी जो प्रजा थी वो आती थी, बोलते मीर कासिम साहब आपसे तो हमें बहुत उम्मीद थी, आपकी जो ससुर जी थे, ठीक है, दैट इज अ पपेट, पर यू विल आल्सो बिकम अ पपेट। जब तक आप नवाब नहीं थे तब तक आपके भाषण जो थे उनमें तो सब कुछ ऐसे बोला जाता था कि मैं अपनी राजा प्रजा को ऐसे देखूंगा, ये देखूंगा, और एक कन्फ्लिक्टेड जोन दिखाया जाता था मीर जाफर, और ऐसे बोला जाता है मीर जाफर और मीर कासिम के अंदर, राइट। तो अब ये सब चीजें चल रही हैं, ठीक है, सिस्टम के अंदर, और यहाँ पर प्रजा बोलती है कि हमारी मांगे पूरी करो, और मीर कासिम कहेंगे कि मीर कासिम, जैसे मैंने आपको बताया, खुददार आदमी, तो उन्होंने कहा कि मिसयूज ऑफ कंपनीज दस्तक बाय द कंपनी ऑफिशियल इज स्टिल देयर, ठीक है, तो इसके कारण लॉस ऑफ रेवेन्यू तो हो ही रहा है, प्लस मेरी प्रजा भी परेशान हो रही है, लोकल मर्चेंट बिकम अनइक्वल कंपटीशन, ठीक है, इज फेसिंग अनइक्वल कंपटीशन, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि ये फेस करते हैं क्या, अनइक्वल कंपटीशन, ठीक है। अब क्या हुआ, कंपनी के सर्वेंट, अब तो भाई कंपनी का रूल है, नवाब हमारा बैठा है ना, सिराजुद्दौला जैसा तो रूल नहीं है, तो ये कंपनी के सर्वेंट क्या करते थे, दूसरे ट्रेडर्स को, इंडियन ट्रेडर्स को भी देते थे, लो भाई पास, और तुम करो, ये पास दे दो हमको, एक इतने रुपए में पास दे दो, तो पास की बिक्री होने लगी, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट के अंदर ये बिकने लग गया पास, ठीक है। एंड इस तरह से जब चीजें हुई तो फिर क्या होगा, मीर कासिम अपनी कमान उठाएंगे, मीर कासिम कहेंगे भाई देखो एक चीज करते हैं, ये है ना सबके लिए ड्यूटी फ्री ट्रेड कर देते हैं, ड्यूटी फ्री ट्रेड फॉर ऑल, मतलब कि हम इनसे फरमान दस्तक वस्तक हम नहीं कर रहे हैं, दस्तक वस्तक ले नहीं रहे, हम रिजेक्ट नहीं कर रहे भाई, फरूख शाह दे के गए थे, मेरे ससुर जी दे के गए थे, हम नहीं ले रहे इनसे वापस, हम क्या कर रहे हैं, हम सबके लिए फ्री ट्रेड कर दे रहे हैं। तो बताओ फ्री ट्रेड जब सबके लिए कर दिया, ठीक है, जब इंडियंस भी फ्री ट्रेड कर पा रहे हैं, मतलब और ब्रिटिशर्स भी कर पा रहे हैं, तो दस्तक का मीनिंग रहेगा ही नहीं कुछ, एंड दस्तक विल बिकम व्हाट, इररेलेवेंट, ठीक है। और इन्होंने इक्वल फुटिंग पे रखकर खड़ा कर दिया किसको, इंडियन ट्रेडर्स को, और इंडियन ट्रेडर्स ने 3-4 नारे लगा दी, महाराज की देखो, ठीक है, और महाराज जी खुश, ठीक है। अब जब ऐसा हुआ ना,
तो ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई देखो हमने मीर कासिम है ना गलत आदमी बिठा दिया गद्दी पे। बोले क्यों? मीर कासिम है ना खुददार आदमी है, आज पता चल रहा है खुददार, और हमको है ना यहाँ पर एक ऐसा आदमी बिठाना है जिसके पास सोल ना हो, ठीक है। सोल नहीं होगा तो वो क्या करेगा, खुददारी नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर खुददार आदमी बिठा दिया, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब मीर कासिम को भी ये पता था कि ये मैंने स्टेप उठा तो लिया है, अब मुझे क्या करेंगे ये लोग, हटाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए मीर कासिम कुछ स्टेप लगाएगा, ठीक है। टू व्हाट आर दैट स्टेप दैट कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और उनके रीजन भी पूछे जा सकते हैं कि क्यों ऐसे स्टेप उठाए, तो वन ऑफ द रीजन फॉर दिस वन इज दिस, ठीक है। तो देखो कंपनी सर्वेंट्स आल्सो सोल्ड डस्टर टू द इंडियन मर्चेंट फॉर ए कमीशन, कमीशन के अंदर ये बेचते थे, और ऐसा होता गया। तो क्या होगा इसके कारण व्हेन फेल्ड टू चेक इट्स मिसयूज, मीर कासिम अबॉलिश टैक्स फ्रॉम ऑल द ट्रेडर्स, सबके पास ड्यूटी फ्री टैक्स था, वो सब ट्रेडर्स के लिए हटा दिया। अब क्या हुआ, उस वक्त भी इंडियन जो प्रोड्यूसर थे, इंडियन जो मैन्युफैक्चरर थे, इंडियन जो आर्टिशियंस थे, वो इतने पावरफुल थे बच्चों कि यहाँ पर ही कंपीट करना ब्रिटिशर्स के लिए तभी भी महंगा पड़ रहा था। और ब्रिटिशर्स के लोग जाएंगे, ट्रेडर्स जाएंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कि साहब देखो इन्होंने तो क्या करा, ऐसा कर दिया, अब हम कैसे करेंगे, हमारी कंपनी कैसे चलेगी, इस तरह से इसके अंदर बातचीत होने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी समझ गई, और समझ एक और जना गया था मीर कासिम, उसके दिन पूरे होने वाले हैं, तो उसे अपने ऊपर क्या करना है, एक प्रोटेक्शन करना है। फर्स्ट थिंग ही डन इज दिस वन, कि हम क्या, ये समझ के दस्तक विल बिकम इररिलेवेंट। एनी डाउट इन दिस वन, प्लीज लेट मी नो। लक्ष्य, दिस इज क्लियर? लक्ष्य, रश्मि, तीपू एंड पीयूष, दिस इज क्लियर? Yes, sir. यस सर, यस सर। ठीक है। तो दस्तक बिकम इररिलेवेंट, यहाँ पर दस्तक क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा। अब लेट्स अंडरस्टैंड, मीर कासिम ने सोचा कि इनसे थोड़ा दूर जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि अब जाते हैं, देखो कोई बिहार से है, एनीबॉडी फ्रॉम द बिहार, एनीवन फ्रॉम द बिहार? बाप रे, एक क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं है बिहार का। ओके, तो अब क्या होगा कि टीपू के घर से निकलेंगे, ये कहाँ से निकलेंगे, टीपू सुल्तान के घर से निकलेंगे। टीपू सुल्तान मतलब हमारा स्टूडेंट, ठीक है, ये भी हिस्टोरिकल फिगर है तो कंफ्यूज मत होना। मुर्शिदाबाद से निकलकर ये जाएंगे मुंगेर। मुंगेर का मुंगेरी से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। मुंगेर इज व्हाट, ए प्लेस इन द बिहार, ठीक है। बिहार के अंदर प्लेस है जहां पर क्या है, जहां पर फैक्ट्री थी एक ब्रिटिशर्स की राइफल्स बनाने की, ठीक है। ये दैट इज मतलब ये जस्ट आपकी जनरल नॉलेज के लिए, राइट। तो मुंगेर ये अपने करेंगे। ये क्यों करा इन्होंने, ये क्यों करा, किसने, मीर कासिम ने। मुर्शिदाबाद से मुंगेर क्यों गए? अब आपको मुर्शिदाबाद से मुंगेर याद रखना है तो एमयू से के एमयू नहीं चले गए, ऐसे याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये क्यों करा उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर कौन थे, बंगाल के अंदर कौन थे, बंगाल के अंदर जो लोग रह रहे थे वो थे ब्रिटिशर्स, और बंगाल के अंदर जब तक रहोगे तो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहोगे, तो आप क्या करो, आप अपनी कैपिटल ही शिफ्ट कर लो, यहाँ से बंगाल से निकल के आप बिहार चले जाओ। समझ में आ रहा है? बंगाल मतलब कि अभी का जो बंगाल है, ठीक है। बिहार का मतलब अभी का जो बिहार है, मुंगेर उसमें एक्चुअल में वो पूरा ही बंगाल था, बट उन्होंने क्या करा, अभी का जो बंगाल, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो है बंगाल के अंदर, बंगाल मतलब अभी का बंगाल, ठीक है, उसके अंदर ही बिहार है, बट उस जगह से उठ के, मुर्शिदाबाद से हटके वो कहाँ चले गए, मुंगेर चले गए। मुंगेर मतलब थोड़ा दूर चले गए, ठीक है, उस वक्त के बंगाल के अंदर ही है, बट अगर हम देखें तो यहाँ पर आप बिहार है, ठीक है। तो बिहार के अंदर वो चले गए, ऐसा समझो, और यहाँ पे उनको लगा कि इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स भी समझ रहे थे, बोल रहे थे भाई ने अपनी कैपिटल बदल ली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि मीर कासिम ने कैपिटल बदली है। अब इस फैक्ट को आप रट के भी याद कर सकते थे, कि रट के याद कर लेते मीर कासिम ने पढ़ी और वहां पर लिखा जाता मीर जाफर, या फिर सुजाउद्दौला, या फिर कोई और नवाब लिखा जाता, ठीक है। तो पर अब आपको हिस्ट्री पता है कि मीर कासिम खुददार आदमी था, वो ब्रिटिशर से दूर जाना चाहता था, तो उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर चला गया, बिहार के अंदर चला गया, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। मीर कासिम शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम द मुर्शिदाबाद टू मुंगेर इन द बिहार। तो अब ये क्वेश्चन आता है व्हाई ही शिफ्टेड, तो आपको रीजन पता होना चाहिए, ठीक है। द मूव वाज टेकन टू अलाउ अ सेफ डिस्टेंस रखे कंपनी फ्रॉम द कंपनी एट कलकत्ता, जो कलकत्ता के अंदर कंपनी थी उससे सेफ डिस्टेंस रखे, ठीक है। तो ये मुंगेर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इनको लगता है कि अब हमको क्या करना है, अपनी आर्मी को डेवलप करना है, एंड ही स्टार्टेड रिफॉर्मिंग हिज आर्मी, ही रीऑर्गेनाइज्ड हिज ब्यूरोक्रेसी विद अ मैन ऑफ हिज ओन चॉइस, क्योंकि उनको पता था गद्दारों की कमी नहीं है, ठीक है, कि हमारे ससुर जी जब बैठे हैं गद्दी पे तो वो भी गद्दारों के साथ ही बैठे हैं, ठीक है।
नवाब को हराएगा तो गद्दारी हराएगा, तो उसने कहा कि अपनी चॉइस के आदमी रखेंगे, रीमॉडलिंग द आर्मी टू एनहांस इट्स स्किल एंड एफिशिएंसी, आर्मी की स्किल और एफिशिएंसी हम बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन आस्क्ड कि भाई क्या क्या इसमें स्टेप्स करे, दिस इज द स्टेप्स, ठीक है। दिस कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। प्लस अगर क्वेश्चन ऐसा होता है उन्होंने कैपिटल क्यों बदली, बिकॉज दिस इज अ बिग स्टेप, कैपिटल बदलना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो यहां से आपको इसको समझ में आना चाहिए, राइट। सेकंड, अब ये क्या करे, इन्होंने एक मीटिंग रखी, इन्होंने कहा कि जो सुजाउद्दौला कहाँ है, इलाहाबाद के अंदर है, ठीक है। शाह आलम सेकंड, मुगल एम्परर, ठीक है, ऑब्वियसली ही विल बी इन व्हाट, नॉर्थ ऑफ इंडिया, दैट इज दिल्ली, ठीक है। मुगल एम्परर है, नाम के रूलर रहे, ठीक है। शाह आलम सेकंड नाम का रूलर रहा है। सुजाउद्दौला अवध के अंदर अवध के अंदर जो है, अवध का रूलर है, सॉरी इलाहाबाद लिख दिया मैंने इधर, अवध के रूलर है। और मीर कासिम तो आपको पता ही है, एक नवाब जिसकी ऊपर तलवार लटकी हुई। तो उसने बोला मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, इन्होंने एक क्लब के अंदर मीटिंग करी, और मीटिंग में मीर कासिम ने बोला भाई जिंदगी है ना नर्क हो रखी है। सुजाउद्दौला ने बोला भाई क्यों? बोले कि ब्रिटिशर्स है ना कहीं के नहीं छोड़े भाई, अपन नाम के सिर्फ क्या है, नाम के अपन नवाब है, वैसे नवाब तो असली यही लोग हैं, ठीक है। सुजाउद्दौला बोला भाई मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, अवध के अंदर भी इनकी नजर है, ठीक है। और अवध के बारे में हम आगे चलकर आपको बताएंगे। शाह आलम सेकंड से गए भाई, मेरे से तो पूछो ही मत, एक टाइम पे हमारे अकबर नाम के रूलर हुआ करते थे, ठीक है, उनका जो साम्राज्य चलता था, हुमायूं हुए, ठीक है, तो जहांगीर हुए, जहांगीर के सामने नाक रगड़ते थे लोग, कैप्टन हॉकिंस आए थे नाक रगड़ने, ठीक है। और उस वक्त ऐसे पेंटिंग वेंटिंग, और आज कोई इज्जत ही नहीं करता शाह आलम सेकंड बोले। तो बोलते हैं कि यार देखो अपन क्या करते हैं, तीनों मिलकर लड़ते हैं। तो बोले तीनों मिलकर लड़ते हैं, हाँ। बोले यार इन कितने लोग हैं, इनको हरा देंगे तीनों मिलकर, ठीक है। और दे स्टार्टेड प्लानिंग अगेंस्ट व्हाट, ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स नो दैट ऑलरेडी, राइट। अब क्या होगा, एक बैटल ऑफ बक्सर होगा 1764 के अंदर, जिसके अंदर मीर कासिम वाज देयर, ठीक है, सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम सेकंड लेटर मुगल एम्परर। इज दिस क्लियर? ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, बस एक जस्ट रिवीजन कर रहा हूं, पॉलिटिकल क्लास में दिस हैज हैपेंड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहां पर वर्सेस ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब देखो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो कहां पर है, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो है बंगाल के अंदर। आर यू गेटिंग दिस वन? रॉबर्ट क्लाइव इज इन बंगाल, ठीक है, क्योंकि मद्रास से निकले थे बंगाल पहुंचे थे। अच्छा बक्सर कहां है? एनीबॉडी इन द क्लास कैन लेट मी नो वेयर इज बक्सर? बिहार से। बिहार, बिहार समझ बिहार गए? बिहार क्यों समझ गए? क्योंकि वो भाई कहाँ गए थे, बिहार में मुंगेर के अंदर। और बक्सर के अंदर, बिहार के अंदर क्योंकि वो थे, बक्सर के अंदर ये युद्ध हुआ, जिसके अंदर आर्मी कौन होगी, मीर कासिम की, सुजाउद्दौला की और शाह आलम सेकंड। ये कहेंगे वहां से ब्रिटिशर्स को मारना इन्होंने स्टार्ट कर। अब बिहार के अंदर जो ब्रिटिशर थे वो थे अंडर द कमांड ऑफ मेजर मुनरो हेक्टर। इसका नाम याद कर लो, मुनरो हेक्टर। कहां पे थे? एमयू मुर्शिदाबाद, एमयू मुंगेर, एमयू मुनरो, ठीक है। तो मुनरो हेक्टर जो थे यहां पर थे, और ही वाज अ वेरी डिसिप्लिन्ड आर्मी जनरल, डिसिप्लिन्ड आर्मी जनरल, ठीक है। एंड ही डिफीटेड कंबाइंड आर्मी, कंबाइंड आर्मी ही मतलब क्या है, इसके अंडर में इन्होंने कंबाइंड आर्मी ऑफ मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड तीनों को हरा दिया। और जब ये बैटल ऑफ बक्सर हम हारे, उस दिन उस चीज पे, किस पे, बैटल ऑफ प्लासी की जो सिग्निफिकेंस है, बैटल ऑफ प्लासी का जो इम्प्लीकेशन है, उसके ऊपर पता लग गया, माहौल लग गया कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ गए हैं, ब्रिटिशर्स आ गए हैं। ये तो कौन बोला था, ये बैटल ऑफ प्लासी बोला था। अब ये बोल रहे हैं ब्रिटिशर्स आके यहाँ रहेंगे, ये कौन बोल रहा है, बैटल ऑफ प्लासी। आर यू गेटिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन, यू अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस हिस्ट्री इज ग्रोइंग, ठीक है, कैसे हिस्ट्री बन रही है, ठीक है, किस तरह का इवोल्यूशन है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो फिर वो नहीं रुकेगा। और वी आर कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। हम ईच एंड एवरी पॉइंट जो पॉलिटी के अंदर जरूरत था, अपन ने पॉलिटी में पढ़ा था, मैंने कहा था आपका हिस्ट्री के अंदर दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं। हिस्टोरिकल पॉइंट में कुछ नाम आ जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, कुछ चीजें आ जाती हैं जो कि आपको इसके अंदर समझनी होती है। तो बैटल ऑफ बक्सर इज द पॉइंट, राइट। अब क्या होता है देखिए, ब्रिटिश अथॉरिटी डिफीटेड देयर कंबाइंड आर्मीज। अब तीन राजाओं की, तीन नवाबों की कंबाइंड आर्मी को ब्रिटिशर्स ने अगर डिफीट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि भाई इन लोगों में दम है और ये रहने वाले हैं और ये किसी की बात अब मानेंगे नहीं, ठीक है। ऐसा हुआ इसके अंदर। ब्रिटिश वोन विद द बैटल ऑफ दिस बैटल ऑफ बक्सर अंडर द कमांड ऑफ मेजर
Hector Munro, and after this battle Shah Alam II submitted to Britishers. शाह आलम सेकंड ने बोला हजूर ठीक है, हम पहले ही हुए हुए मुगल सल्तनत के वारिस हैं, हमें आप माफ करें, ठीक है, हम आपके आगे बिल्कुल पूरा सरेंडर कर रहे हैं, आप जो कहेंगे वो आपको बताओ कहाँ नाक रगड़नी है, ठीक है, इस तरह से बोले शाह आलम सेकंड, ठीक है। सुजाउद्दौला पहले क्या हुआ, भाग गए, ठीक है, भाग गए, इधर उधर भाग गए, फिर बाद में उनको समझाया कि देखो एक ट्रीटी उन्होंने करी, दैट इज नोन एज व्हाट, very very important treaty, that is known as Treaty of Allahabad. But before that we have to understand some important thing, why Britisher won, क्यों ब्रिटिशर्स जीते, क्यों। एक बंगाल, देखो ऐसा नहीं था कि वहां पर उनकी पूरी आर्मी थी, ब्रिटिशर्स की पूरी आर्मी थी, ऐसा नहीं था, पूरी आर्मी थी बंगाल के अंदर, और यही प्लान किसका था, यही प्लान था हमारे इसका, ठीक है, क्या नाम है इनका, मीर कासिम का, कि अपन क्या करते हैं बंगाल से कूद के उधर चल जाए बिहार से, ठीक है, इनकी बंगाल के अंदर आर्मी मतलब कंसंट्रेटेड इन द कलकत्ता, ठीक है, वहां से बिहार आने में इनको टाइम लगेगा, पर बिहार के अंदर इनको नहीं पता था एक मुनरो हेक्टर नाम का एक आर्मी जनरल है, ही इज सो डिसिप्लिन बना रखा था उसने आर्मी को, सो ऑर्गेनाइज बना रखा था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, ठीक है भाई, और तो रीजन होते हैं कि उनके पास क्या थे, उनके पास घोड़े थे, इनके पास क्या थे, इनके पास तोपे थी, ठीक है, वो सब रीजन तो है ही, वो सब रीजन तो आपको लिखना है कि भाई अच्छी टेक्नोलॉजी थी, अच्छा ये था, बट वन ऑफ द मेजर रीजन इज दिस पर्सन, इसलिए आपको इस पर्सन का नाम याद रखना है। कुछ लोग होते हैं जो हिस्ट्री बना देते हैं, ठीक है, हिस्ट्री में अपना नाम अमर कर देते हैं, ही इज वन ऑफ देम, ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हिज नेम, व्हाई ब्रिटिश वोन, और कोई रीजन क्या थे, सुपीरियर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन that is led by the Monroe factor and technology, right, this is important, टेक्नोलॉजी भी उनके पास थी और ऑर्गेनाइजेशन भी, ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर टेक्नोलॉजी को यूज कर लोगे तो यू आर द विनर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। डेवलपमेंट किसी भी फील्ड के अंदर, राइट, डेवलपमेंट इन इंग्लैंड इंक्लूड इंडस्ट्रियल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 18th सेंचुरी है ना, दैट इज द सेंचुरी ऑफ ट्रांजिशन, ये आप याद रखें, वर्ल्ड के अंदर पूरा ट्रांजिशन हो रहा है 18th सेंचुरी के अंदर, 18th सेंचुरी के अंदर इंडिया में भी ट्रांजिशन हो रहा है, इंडिया में तो आप जानते ही 18th सेंचुरी के अंदर कैसे ब्रिटिशर्स ट्रांजिशन कर रहे हैं, सब नवाबों को हराते जाएंगे धीरे 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 धीरे, सब नवाबों को, सब पेशवाज को, ठीक है, सब अगर हम देखेंगे राजाओं को, राजा रंजीत सिंह एंड ऑल, ठीक है, इन सब, राजा रंजीत सिंह से तो नहीं हुई थी इनकी लड़ाई, ठीक है, जो भी आगे राजा आए थे, ठीक है, उनसे लड़ाई हुई थी, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, मैसूर के अंदर, ठीक है, टीपू सुल्तान, राइट, और अपना हैदर अली, इन सब के बारे में हम थोड़े बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, इन सब को हराते जा रहे हैं, ये ट्रांजिशन हो रहा है किसके अंदर, इंडिया के अंदर, ब्रिटेन के अंदर भी वहां पर ट्रांजिशन हो रहा था, और ये दोनों ट्रांजिशन जो थे दैट इज डेट्रीमेंटल फॉर व्हाट, दैट इज डेट्रीमेंटल फॉर आवर इंडिया, ठीक है, ये डेट्रीमेंटल थे। अब देखिए अभी और चीज इसके अंदर डिस्कस करते हैं, यहाँ पर आप समझ गए यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, और यहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आएगा तो कंपनीज को फायदा होगा, करेक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी फायदा हुआ वहां के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, और बहुत सारा फायदा हुआ क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ से डालते थे, यहाँ मशीनें लगा रखी, यहाँ से मशीन से प्रोड्यूस करते थे और यहाँ पे इस तरह से बेचते थे, बहुत फायदा हो रहा है, तो उनके पास बहुत पैसा आ गया है, पैसा आ गया तो उन्होंने बहुत अच्छी आर्मी अपनी बना ली है, ठीक है, बहुत अच्छी आर्मी बना ली है, तो उस आर्मी को लीड करने वाले भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ठीक है, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि 18th सेंचुरी की बात चल रही है, 18th सेंचुरी के स्टार्ट के अंदर क्या था, 1700s के अंदर क्या था, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो डेवलपमेंट इन इंग्लैंड इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैविंग इंपैक्ट ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स आर्मी, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है, तो वन ऑफ द रीजन ऐसा रहता है कि क्यों इंडिया जीते, क्योंकि 18th सेंचुरी में वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो यू विल सी दैट, यू विल से दैट दिस इज व्हाट, दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यार, वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे जीत रहे हैं, क्या मतलब है, ये तो मतलब ये तो सब सिंपल है, इसको तो रिजेक्ट करो, फिर हम देखोगे ये तो एलिमिनेट हो गया, 1 2 3 में से कौन एलिमिनेट होगा, आर यू गेटिंग दिस वन, बिकॉज तुम आधा अधूरा ज्ञान लेके बैठे हो हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री के अंदर ये चलता नहीं है, राइट। चलिए, लीडरशिप लैक्ड विजन, हमारा जो लीडरशिप है उसको विजन और स्ट्रेटेजी नहीं है उसके पास विजन और स्ट्रेटेजी नहीं, शाह आलम सेकंड, मीर कासिम, ठीक है, और सुजाउद्दौला, इनके पास कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, ये हारे हुए सुल्तान है, ठीक है, इनसे इनके सैनिक भी खुश नहीं थे, ठीक है, इवन इनकी प्रजा तो छोड़ो सैनिक भी खुश नहीं है, ठीक है, सुजाउद्दौला कि भाई इनको पता नहीं है कि भाई ये राजा है कि नवाब है कि नहीं है, ठीक है, इनको शाह आलम सेकंड को ये नहीं पता कि भाई इनका अभी तक ये बचेंगे, ये लीडर मुगल्स हैं, ठीक है, ये सब हारे हुए सुल्तान और ये सब है, कोई लीडरशिप प्रोवाइडर, कोई अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड, इसमें से एक पर्सन जो था वो ज्यादा ही जो हम कहेंगे एक्टिव थे, वो थे मीर कासिम, ठीक है,
इंडियन आर्मी वाज नॉट मॉडर्न, ऑब्वियसली नॉट मॉडर्न। ये आएंगे घोड़े पे, ये तलवार लेके आएंगे, ये अपने भाले पे ज्यादा भरोसा करेंगे, वो वहां से गोलियां चलाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं था इनके पास भी बारूद नहीं था, बारूद बहुत पहले से इंडिया के अंदर आ गया था, बट इतनी अच्छी राइफल्स नहीं थी जितनी की ब्रिटिशर्स के पास थी, राइट। तो इंडियन आर्मी वाज नॉट मॉडर्न, नाइदर देयर वेपन्स और टैक्टिक्स, उनके कोई प्लानिंग भी नहीं थी, टैक्टिक्स भी नहीं थी। दिस आर द रीजंस फॉर व्हाट, दिस आर द रीजंस फॉर देयर डिफीट, राइट। तो अब आते हैं ट्रीटी के बाद। ट्रीटी के पास ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विल बी देयर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका ईयर याद रखो 1765, ये भी याद रखो 1757 से 1765 के अंदर कितना कुछ बदल गया है, कितना बदल गया है इंसान, ठीक है। मीर जाफर के बाद उनके सन इन लॉ हो गए मीर कासिम, और मीर जाफर और मीर कासिम के अंदर भी अच्छी नहीं बनती थी, क्योंकि मीर कासिम के बाद जिसको उन्होंने डाला गद्दी पे वो मीर जाफर थे, ठीक है। तो अब क्या होता है जब इस तरह से होगा, है ना, अभी बताएंगे उसकी कहानी बताएंगे। तो इस तरह से होगा तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, तो रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम सेकंड के साथ एक ट्रीटी करेंगे रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला, ठीक है। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव आएंगे और शाह आलम को बुलाएंगे, भैया क्या मतलब क्या बुढ़ापे में जवानी आ रही है तुम लोगों को, ठीक है। शाह आलम सेकंड से बोलेंगे क्यों लड़ रहे हो तुम, जबरदस्ती तुम हारे हो लिटल मुगल्स हो। सुजाउद्दौला से बोलेंगे कि भाई तुमको क्या दिक्कत है, तुमको तो हम है ना बहुत ही बुरी तरह मारेंगे सुजाउद्दौला, तुमको तो चलो ठीक है, ये तो मुगल एम्परर रहे थे, तुम काहे हीरो बन रहे थे सुजाउद्दौला, तुमको तो बहुत मार पड़ेगी, तुम तो देखो तुम्हारे साथ क्या कर। रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम सेकंड से बोला, हजूर हमारे कैप्टन हॉकिंस आपके दरबार में आए थे, मुगल दरबार में, इसलिए हम आपको क्या करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे आपसे, बट आप क्या करोगे, ज्यादा आपको वो नहीं करेंगे, आप क्या करोगे, आप हम जैसा कहेंगे वैसे मानो। बोलते हैं कि शाह आलम सेकंड बोलेंगे कि मैं तो दिल्ली का राजा, ठीक है। तो बोले यही घमंड तुम्हारा तोड़ देते हैं, तुम दिल्ली कभी मुड़कर नहीं देखोगे। तो बोलेंगे कहाँ जाए, तुम जाओ अवध, अवध में तो सुजाउद्दौला है, अरे सुजाउद्दौला को तो अभी हम बताएंगे, इसको तो हम मार मार के सुझा देंगे, ठीक है। सुजाउद्दौला को तो अभी तो हम इसको बताएंगे, तुम तो जाके अवध संभालो, और अवध के अंदर तुमको क्या है, संभालना कुछ नहीं है, ठीक है। तुम वहां पर अवध के अंदर बस महाराज की जय हो, तुम ये सुना करोगे, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच में एक ट्रीटी होगी, और रॉबर्ट क्लाइव एंड सुजाउद्दौला के बीच में एक ट्रीटी होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ट्रीटी जो होगी वो बहुत लीनियंट होगी, और इस ट्रीटी में पड़ेगी मार किसको, सुजाउद्दौला को। कैसे, आई विल लेट यू नो, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम सेकंड, सबसे पहले ये समझते हैं हम, ये शाह आलम सेकंड वाज कमांडेड टू रिसाइड एट इलाहाबाद, इलाहाबाद आ जाइए, ठीक है, व्हिच वाज सीडेड टू हिम बाय द सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला उसको वो दे देगा अंडर द कंपनीज प्रोटेक्शन, और कंपनीज के प्रोटेक्शन के अंदर सुजाउद्दौला से वो रहिए, और तुमको इस इलाहाबाद के अंदर क्या करना है, एक जगह रहना है, ठीक है। और उस जगह पे तुम कुछ मत करो, कंपनी तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगी, डोंट यू वरी अबाउट दैट वन, तुम बस महाराज की जय हो ये सुनो, ठीक है। द एम्परर हैड टू इशू ए फरमान ग्रांटिंग, और तुम एम्परर हो क्योंकि, ठीक है, पर दिल्ली की तरफ तुमको देखना नहीं है, तुमको क्या करना है, एक फरमान जारी कर दो। बोले फरमान वही जो फर्रुखशाह ने करा था, ठीक है, बोले फर्रुखशाह ने कर दिया था इसीलिए तो दिक्कत है। सबको समझ में आ रहा है, एनी डाउट इन दिस वन, एनीबॉडी, एनीबॉडी हैज एनी डाउट। तो देखो एम्परर ने क्या करा, एम्परर हैड टू इशू व्हाट, had to issue a farman granting Diwani of what Bengal, Bihar and Orissa Diwani rights to the East India Company, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया वही फरमान, ठीक है, वही फरमान, जैसे फरमान बोला जिसके अंदर बंगाल, बिहार और उड़ीसा को क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए, अब इस चीज से दीवानी राइट से इनके पास पहले कितने पैसे आते थे ये समझो, अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा कि दीवानी राइट्स हमको दे दो। अब दीवानी राइट्स क्या होता है पहले हम पढ़ेंगे, पहले ये समझो दीवानी राइट से इनके पास पैसे कितने आते हैं नवाबों के पास, नवाब के पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट से अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ रुपीस आते थे। अभी 4 करोड़ रुपीस किसके पॉकेट में जाएंगे, एनीबॉडी इन द क्लास बताओ। ब्रिटिशर्स, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के पॉकेट में है ना, पर 4 करोड़ रुपीस पूरे ब्रिटिशर्स के पॉकेट में नहीं जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज द रीजन, आई विल लेट यू नो। ब्रिटिशर्स बोलेंगे यार, नवाब लोग बोलेंगे भाई देखो हमको प्रजा वजा से कुछ लेने देना, तुम सब कुछ करो, पर हमारे शौक है ना नवाबी है, हमारे शौक पूरे कर दो, ठीक है। हमारे उसके लिए खर्चा चाहिए होता है, हमको इतना नहीं चाहिए भाई, 4 करोड़ रुपए में तो हमको सब कुछ संभालना पड़ता था, ठीक है। अब हमें क्या है, हमारे शौक पूरे कर दो। बोले शौक तो पूरे करेंगे बट नवाब तो अभी भी आप हैं। बोले मतलब तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन तो तुम्हें ही देना है, ठीक है, हम तो पीछे बैठे,
पर ये 4 करोड़ रुपए पता है किसके जेब में आएंगे? हमारे जेब में आएंगे। उन्होंने बोला ओके ये है, तो 4 करोड़ आउट ऑफ द टोटल अमाउंट कलेक्टेड, अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ रुपीस कलेक्टेड, उसके अंदर से 53 लाख पर एनम, ये भी पर एनम ही है, इज गिवन टू द नवाब ऑफ बंगाल। नवाब ऑफ बंगाल कौन है इस टाइम पे? नवाब ऑफ बंगाल है मीर जाफर अगेन। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, 86 लाख रुपीस पर एनम विल बी गिवन टू द मुगल किंग शाह आलम सेकंड। ये देखो इनकी इज्जत रखिए, 86 लाख रुपीस पर एनम आपको दिया जाएगा शाह आलम सेकंड, और आपको कुछ करना नहीं है, आपको अपने रॉयल खर्चे करो, ठीक है, आराम से मदिरा पान करो, डांस वांस करवाओ, ये सब चीजें काम कराओ। मुगल किंग शाह आलम सेकंड मतलब कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर जो आता था, नवाब ऑफ बंगाल के पास पैसा आता था, वो कितना आता था पहले? 4 करोड़ रुपीस, 4 करोड़ रुपीस। ठीक है, कितना पैसा आता था बच्चों? 4 करोड़ रुपीस आता था, राइट। अब उसमें से उसके पास कितना आ रहा है? 53 लैक्स ओनली। तो 53 लाख में उसको पूरा बंगाल का खर्चा चलाना है, खर्चा बंगाल का चलाना। और बाकी का अगर 53 और 86 को तुम ऐड करोगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 1.39 वो सॉरी 139 लाख। ठीक है, तो 139 लाख 4 करोड़ उसमें, तो 3 करोड़ रुपीस किसके पॉकेट में जा रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपीस किसके पॉकेट में जा रहे हैं? ब्रिटिशर्स के पॉकेट में। दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। और बाकी 53 लाख रुपीस में नवाब ऑफ बंगाल को अपना क्या करना है? खर्चा चलाना है। ठीक है, एंड 86 लाख पर एनम के अंदर मुगल एम्परर को इन्होंने दिए, जिनको क्या संभालना है? जिनको इलाहाबाद संभालना है। That's how you would understand. Is this clear? Anybody has any doubt? Kalin want to say something? Kalin? No, sir. Okay. चलिए, तो ये था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। किसके साथ था? ये था सर उनके साथ जिसकी क्या कर रहे हैं? वो थोड़ी सी इज्जत कर रहे हैं। यहाँ पर अब बेइज्जती की जाएगी किसकी? सुजाउद्दौला की। बोले सुजाउद्दौला तुम आओ, पहले सबसे पहले काम करो, मुर्गा बन जाओ। बोले मुर्गा बन गया, ठीक है। फिर सुजाउद्दौला हैड टू सरेंडर इलाहाबाद। अब इलाहाबाद छोड़ो और कारा रीजन छोड़ो और किसको दे दो? शाह आलम सेकंड को दे दो। बोले सर जी हजूर दे देते हैं। ठीक है, बोले अब अकड़ नहीं आ रही तुम्हारी, अब तुम्हारे हाथ से इलाहाबाद और कारा छीन के हम शाह आलम सेकंड देंगे। और तुम क्या करोगे? तुम हमें दोगे 50 लाख रुपए। किसी किताब में 50 लाख है, किसी में 1 करोड़ है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क कितना रुपए होता है, तो आप 50 लाख मानकर चलो। ही वाज मेड टू पे 50 लाख टू द कंपनी एट द वार इंडेमनिटी। वार इंडेमनिटी क्या होता है? वार इंडेमनिटी वही होता है जो जर्मनी को पे करना पड़ा था वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर। अब आप समझ गए होंगे व्हाट इज वार इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब कि एक युद्ध हुआ है ना, तुम्हारे कारण हुआ है, जो तुम ज्यादा उछले थे ना, इसके कारण युद्ध हुआ है ना, और इसके कारण जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी तुम ही करोगे। ठीक है, और तुम हमको 50 लाख रुपए दो। ठीक है, दिस इज वन टाइम, है ना, 50 लाख पर एनम नहीं है, ये 50 लाख रुपए हो, तुम कहीं से भी दो, कुछ भी बेच कर दो, तुम जाकर 50 लाख। ठीक है, तो इससे पहले इलाहाबाद लिया, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है। दूसरा कारा लिया, और दूसरे इससे क्या कहा? इससे कहा कि 50 लाख रुपए तुम हमको दोगे एज ए वार इंडेमनिटी। ठीक है, इंडेमनिटी का मतलब क्या है? कि वार तुम्हारे कारण हुआ है, जो जर्मनी को देना पड़ा था वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, राइट। जमींदारी राइट्स ऑफ बनारस। ठीक है, बनारस का जो जमींदारी राइट्स है, ठीक है, व्हाट गिवन टू द लोकल जमींदार लॉयल टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक लॉयल जमींदार को इनको क्या करना पड़ा? एक अपना बनारस का जमींदारी राइट देना पड़ा। ठीक है, जमींदार राइट ऑफ बनारस गिवन टू द लोकल जमींदार लॉयल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सब कुछ क्या कर रहा है? सब कुछ कंट्रोल कर रहा है खुद से ज्यादा। ठीक है, अब ये देखिए, शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड को दे दिया गया इलाहाबाद एंड कारा, and Shah Alam II is under the protection of Britishers, and Shah Alam II is under the protection of Britishers. So ultimately, indirectly, Allahabad and Kara is under the control of Britishers. That's how Britishers work, right? ये दो चीजें होंगी, ये क्या होगा? Under the control of Britishers होगा। Any doubt in this one? Anybody has any kind of doubt? Yes, Vijay, please. Please unmute yourself and then ask, Vijayakant. सर ये सुजाउद्दौला तो अवध के थे ना नवाब, तो हाँ। वहां से इलाहाबाद उनके अंडर ही आता था। अवध वाला जो एरिया है ना, अवध के अंदर पहले इलाहाबाद, बनारस, ये सब अवध का एरिया है, अगर आप देखेंगे। ठीक है, उस टाइम का अवध जो था ना, उसके अंदर ये सब कुछ आता था, विजयकांत, ओके सर, थैंक यू। है ना, इसीलिए इसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बोला गया, राइट।
तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब क्या होगा, अब इसके अंदर क्या होगा कि ये सब चीजें तो इसके अंदर हो गया, राइट। अब बात आती है ना। अब ये जो चीजें हैं ये अपन ने देखा कि यहाँ पे इस तरह से चीजें हुई। अब हम देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या हुआ था। ये देखिए कि जब बैटल ऑफ बक्सर के अंदर हराया गया था, ठीक है, ये देखिए एम्परर हैड टू इशू, एम्परर मतलब शाह आलम सेकंड, ठीक है, हैज टू इशू फरमान रिगार्डिंग ग्रांटिंग दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। एम्परर को फरमान देना हुआ था। एम्परर कौन, अब ये मुगल एम्परर ही क्यों दे रहे हैं फरमान, एनीबडी, बंगाल के अंदर तो कौन थे, नवाब थे, मुगल एम्परर क्यों दे रहे हैं? इंडिया Mughal को was जो, the symbolic ruler of India हाँ, at the time. सिंबॉलिक कौन है, फरमान कौन जारी करेगा, नवाब नहीं कर सकता फरमान, नवाब फरमान जारी कर ही नहीं सकता, ठीक है। वो तो कौन करेगा, फर्रुखशियार करे थे, ठीक है, समझ में आ रहा है, मुगल ने करा था, ठीक है। इनको तो मानो फरमान जो जारी करेगा दैट इज सेंट्रलाइज्ड, जैसे मान लो कि टैक्स टैक्स कुछ बनाना है, ठीक है, टैक्स के अंदर कुछ रेगुलेशंस करने, तो बजट आएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी, स्टेट्स थोड़ा ना करेंगे, स्टेट तो उसको मानेंगे, इनकम टैक्स जो जाएगा, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, ठीक है। तो कभी भी ये मत समझ लेना कि यहाँ पर शाह आलम सेकंड ने नहीं करा, ये मुगल एम्परर ही करेंगे, सिंबॉलिक रूलर तो थे, ठीक है। लेटर मुगल्स के अंदर उनके अंदर ऐसा था कि इंडिया के तो रूलर यही है, ये जो बोलेंगे वही होगा। नवाब बंगाल इंडिपेंडेंट तो था, पर इंडिपेंडेंट अंडर द सुवेरेनिटी ऑफ सुजेरेनिटी ऑफ व्हाट, अंडर सुजेरेनिटी ऑफ, राइट, आई होप यू गॉट इट। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर बैटल ऑफ बक्सर के अंदर ये दिया गया, दिस इज नोन एज डिवाइन राइट। डिवाइन राइट मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा से आपको रेवेन्यू कनेक्ट करना है, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, दैट इज नोन एज बैटल ऑफ बक्सर का, सॉरी ये दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज दीवानी राइट्स, दिस राइट्स आर नोन एज दीवानी राइट्स। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद शाह आलम सेकंड ने फरमान जारी करके ये दिया। तो एवरीबॉडी नो अबाउट दिस वन। तो देखो कैसे हिस्ट्री चलती है, अपन अपन को कितना, अपन अभी तक कितने उसके अंदर थे कि फरमान क्या होता है, दस्तक क्या होता है, इन सब के बीच में डिफरेंस नहीं पता था अपन को, फरमान कौन जारी कर, इसके कारण ही तो अपन रटते थे बच्चों। अब हमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको पता है शाह आलम सेकंड ही करेंगे, मुगल एम्परर हुई थी, बस सिंपल एज दैट। तो हिस्ट्री के अंदर थोड़ी बहुत डेट वेट और इनके अंदर आप कर सकते हैं, तो वो जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप छोड़ भी सकते हैं भाई, इतनी डेट याद मत करो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देख लो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करोगे तो वो सब चीजें, ठीक है। पर थोड़ी डेट्स तो आपको याद ही करनी होगी, जैसे बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, ये सब चीजें होगा। आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा चेंज हो जाता है, आर्ट एंड कल्चर में डिकेड्स याद करनी पड़ती है आपको, ठीक है, कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इतने एडी से इतने एडी तक हुई थी, ये सिविलाइजेशन इतने से इतना हुआ था, ठीक है, यहाँ पर डिकेड्स याद करनी पड़ती, राइट। तो यहाँ पर डेट्स करनी पड़ती है, डेट्स के अंदर इतना कुछ है नहीं, ठीक है, जो आपको याद करना है ना वो डिकेड्स के अंदर से आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, डेट्स के अंदर कुछ ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है यूपीएससी के अंदर, राइट। अब क्या होगा, निजामुद्दौला जो होंगे वो बनेंगे नवाब, ठीक है। और निजामुद्दौला जो होंगे, ठीक है, निजामुद्दौला, अब मीर जाफर मर गए, मीर जाफर के बाद निजामुद्दौला आएंगे और निजामुद्दौला, ठीक है। और ये क्या करेंगे, इनसे छीन लेंगे क्या अधिकार, किस चीज का, राइट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ डिप्टी सूबेदार, कि मतलब डिप्टी सूबेदार कौन है। देखो सिविल राइट्स पता ही चल गया, सिविल जो है वो तो आ ही गया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, कहां से आ गया सर, ये जो अपना आपने बताया ये क्या बोलते हैं इसको, दीवानी राइट्स, दीवानी राइट्स, दीवानी राइट से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, ठीक है। और राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, और सर रेवेन्यू पता है कितना था, 4 करोड़ रुपए आते थे, 4 करोड़ में से अब ये क्या कर रहे हैं, 139 लाख रुपीस दे रहे हैं कुछ इन राजा महाराजों को, सारा पैसा इनके पास आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज द ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब जब ये इतने सारे पैसे आए बच्चों, ठीक है, तो और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी इनका कंट्रोल हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट, तो अब क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन बचा है, तो उन्होंने बोला क्यों ना ये भी ले लिया जाए, तो वो वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि ना ही नहीं कर पाए, मतलब बोलते बोले हाँ जी महाराज ले लो ये भी। तो निजामुद्दौला ऐसे रूलर है, ठीक है, निजामुद्दौला है, तो राइट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ डिप्टी, उस वक्त जो था डिप्टी सूबेदार, सूबेदार साहब जो अपन बोलते हैं ना, तो उस वक्त डिप्टी सूबेदार जो थे ना, दैट वाज द रूलर, ठीक है, वो मतलब दैट वाज द एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, सॉरी रूलर बोल रहा हूँ मैं, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, और वो कंट्रोल करते थे पूरे क्रिमिनल सिस्टम को, ठीक है। सूबेदार अभी भी सूबेदार साहब बोलते हैं अपन, ठीक है, आपको पता है, राइट। तो ये करते थे, तो इनको नॉमिनेट करने का अधिकार, नॉमिनेट करने का अधिकार, नॉमिनेट करने का अधिकार, बिल्कुल इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए, इसको नॉमिनेट करने का अधिकार किसको आ गया, इसको आ गया
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विल नॉमिनेट हिम। और इस तरह से इन्होंने क्रिमिनल सिस्टम पे भी इनडायरेक्ट कंट्रोल कर लिया। कौन लेगा? राइट ऑफ नॉमिनेशन टू डिप्टी सूबेदार का राइट ऑफ नॉमिनेशन लिया है, पर काम तो कौन करेगा? डिप्टी सूबेदार ही करेगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो देखिए, कंपनी गॉट फाइनेंशियल पावर। नहीं, अरे निजामुद्दौला तो बाद में है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के टाइम पे ये नहीं थे। ठीक है, निजामुद्दौला को तो सीन ही नहीं होता, ऐसे समझो, उनका तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो तो किसके बीच में हो रही है? वो तो किसके बीच में? शुजाउद्दौला और इसके बीच में, शाह आलम सेकंड के बीच में ट्रीटी हुई है। तो उस ट्रीटी से तो पीयूष इसको कोई लेना देना ही नहीं, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन। तो कंपनी गॉट फाइनेंशियल पावर विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ड्वेल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्वेल गवर्नेंस आएगी। अब ये पॉइंट समझो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं निजामुद्दौला वाला समझ में आ गया सबको कि देखिए, बैटल ऑफ बक्सर, इसको बिल्कुल ध्यान समझो बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। और इससे अपने पास आया दीवानी राइट्स, और दीवानी राइट्स से आया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस रेवेन्यू कलेक्शन। यहां तक दिस इज क्लियर। ठीक है, अब आता है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभाल रहा है? उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर है एक, तो सूबेदार साहब, डिप्टी सूबेदार साहब, डेप्यूटी सूबेदार। ठीक है, अब डेप्यूटी सूबेदार साहब ये इसको संभाल रहे हैं। ठीक है, तो इनको कंट्रोल करना क्या है? ब्रिटिशर्स ने सोचा संभालोगे तुम ही, पर कंट्रोल हम करेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने इनको इनडायरेक्टली कंट्रोल करा। और ये जो सिस्टम है ना, जिसके अंदर रेवेन्यू कौन कलेक्ट कर रहे हैं? रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन भी कंट्रोल कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। और फेस किसका आ रहा है? नवाब साहब का। दिक्कत होती है लोगों को तो किसके घर के आगे आते हैं? नवाब साहब के। ठीक है, नवाब साहब के घर के साथ आएंगे। जमींदारी राइट्स क्या होते हैं? जमींदारी राइट्स अभी बताते हैं, जमींदारी सिस्टम जब बताएंगे तब बता देंगे विजय। ठीक है, अभी शॉर्ट में बता देते हैं। अब ये देखो, अभी ये समझो, अभी दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि सब इस पे कंसंट्रेट करेंगे। अभी बाद में क्वेश्चन पूछना, अभी सब इधर देखिए। नवाब साहब के पास क्या हो रही है? जिम्मेदारी आ रही है। ठीक है, कभी भी कुछ होता है, दिक्कत आता है, पानी की कमी, ठीक है, प्रोटेक्शन, ठीक है, जो भी कुछ सर्विस सेक्टर सर्विसेज अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है, टैक्सेस के लिए क्या थे? किसके पास है? नवाब साहब के पास। पर नवाब साहब के पास कुछ पावर ही नहीं। और पावर किसके पास है? पावर है ब्रिटिशर्स के पास। ये समझो, अभी ये इस पे कंसंट्रेट करो। पावर जो है वो किसके पास है? ब्रिटिशर्स के पास। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? नवाब के पास। क्वेश्चन किससे होता है? नवाब से। रिस्पॉन्स पावर किसके पास? ब्रिटिशर्स। इज्जत किसकी तरह होती है? नवाब की। ठीक है, दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो ये देखो, ये यहाँ पे इसके अंदर इस तरह से हुआ। तो अब देखिए, कंपनी गॉट फाइनेंशियल पावर विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, कंपनी के पास फाइनेंशियल पावर थी। पैसा कहाँ था? रेवेन्यू, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, दीवानी राइट्स के अंदर से। ठीक है, तो क्या है? फाइनेंशियल पावर किसके पास है? कंपनी गॉट द फाइनेंशियल पावर विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? नवाब साहब। ठीक है, Nawab got administrative responsibility without financial power. So this is what, this is not a dual government. ये डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हुई, और ये डुअल गवर्नमेंट कब तक चलेगी? 1772 तक चलेगी। 1772 तक क्यों चलेगी? क्योंकि 1773 के अंदर क्या होगा? रेगुलेटिंग एक्ट है। हाँ, वेरी गुड, रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, जिसके अंदर ये डुअल गवर्नेंस खत्म होगी और सारी की सारी पावर किसके पास चल जाएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी की, बट विद सम रेगुलेशंस। That's how you have to understand. ठीक है, so during this phase the resources of Bengal were directly plundered by the British officers. इन्होंने खूब लूटा 1765 के अंदर, 1772 के अंदर तक, और 1772 के अंदर एक पर्सन को भेजा। किसने? ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने, लंदन के अंदर से, और इस पर्सन का नाम था वेरन हेस्टिंग। और वेरन हेस्टिंग जब आए यहाँ पर, जब प्रजा की हालत देखी, देखिए अल्टीमेटली सफरर कौन होगा? सफर कौन करेगा? हु विल सफर? प्रजा करेगी सफर। और उन्होंने जब प्रजा की हालत देखी तो उनका आंखों में सांस होने लगे। उन्होंने बोला कि मैंने ऐसी गवर्नेंस मैंने कहीं नहीं देखी। इन लोगों की जो हालत है, ये क्या है? एक तरह से सिटीजन नहीं, दिस आर व्हाट, ये कोई प्रजा नहीं है, दिस आर व्हाट, दिस आर द स्लेव्स। ऐसा कहा वेरन हेस्टिंग ने। और मैं इनका क्या करूंगा?
मैं ये डुअल गवर्नेंस यहाँ से खत्म करूंगा। और इसने एक रिपोर्ट दी, कहाँ पर, ब्रिटिश के अंदर, और ब्रिटिशर से बोला जो तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ है नहीं इंडिया के अंदर। उन्होंने व्हाट डू यू मीन, बोले देखो भाई, पहला पॉइंट, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी को तुमने क्या करा था, तुमने चार्टर दिया था कि जाओ और जी लो अपनी जिंदगी, तो जी नहीं ले, ये जी रहे हैं अपनी जिंदगी और बहुत ही मजे से जी रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और इनके नवाब ववाब इन सबको हटा चुके हैं और डायरेक्टली कंट्रोल जो है इनका किसका हो रहा है, डायरेक्टली कंट्रोल जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, इन लोगों का ही हो रहा है। और ये लोगों को बिल्कुल प्रजा को प्रजा समझ नहीं रहे, ठीक है, इनको पता नहीं व्हाट इज प्रजा, इनको ये लगता है कि यहाँ से कितना लूटे उतना लूट ले। तो दिस आर द कोर कैपिटलिज्म यहाँ पर चल रहा है और इसीलिए क्या कर रहे हैं, ये इतना मोटा मोटा पैसा कमा कर जाते हैं। पार्लियामेंट के पास जब ये रिपोर्ट आती है वहां पर, तो उससे पहले भी इन पार्लियामेंटेरियंस के दिमाग में ये है कि हम क्या करें, हम इलेक्शन करवाएं, ठीक है, हमारे ब्रिटेन के अंदर हम यहाँ पर अपनी प्रचार में रैलियां निकालें, ठीक है, और हम जाकर फिर क्या बनते हैं, एमपी एमएलए, ठीक है, ये हम बनते हैं। और हमारे पास पैसा कितना आता है, कुछ सैलरी आती है हमारे पास। और ये लोग जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसको हम लोगों ने क्या करा है, भेजा है यहाँ पर रूल करने, सॉरी ट्रेड करने के लिए, ये लोग यहाँ पे रूल कर रहे हैं, बड़े मजे से रह रहे हैं। ये आते हैं मोटी मोटी रकम लेकर आते हैं, ठीक है, कम से कम इतने सारे लोग अमीर हो के आते हैं। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं बहुत ही करप्शन फैला रहे हैं और एक तरह से जेलसी की फीलिंग आने लग गई इन लॉ मेकर्स ऑफ ब्रिटेन। और इन लोगों को ऐसे बोला गया कि तुम लुटेरे हो, है ना, अब हमको तुमको सबक सिखाना पड़ेगा, अब हमें ब्रिटेन को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, ब्रिटेन की पार्लियामेंट को। जब वैरेन हेस्टिंग्स ने रिपोर्ट भेजी तो उन्होंने बोला, वैरेन हेस्टिंग्स साहब, हम आपको एक जॉब सौंपते हैं यहाँ पर, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इन लोगों को सही करना है, ठीक है। वैरेन हेस्टिंग्स बोलेंगे व्हाट डू यू मीन, तो ये बोलेंगे कि यहाँ पर आपको गवर्नर जनरल बनना होगा। तो ये बोलेंगे कि गवर्नर तो पहले से ही यहाँ पर रहते हैं, आपको बनना है गवर्नर जनरल। तो ये बोलेंगे आपको गवर्नर नहीं बन रहा है, यहाँ पे आपको गवर्नर जनरल बनना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है बच्चों, ये समझो। This arrangement continues from 1765 to 1772. During this phase, the resources of Bengal were directly plundered by the British officer. Due to this, jealousy arose among what parliamentarians of Britain, and they decided to regulate the affairs of these private trade companies. Private trade company जो है, ये private company जो है उसको regulate करने की यहाँ पर कोशिश की गई, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इसको ही बोला गया बच्चों, इसको ही बोला गया, इसको ही बोला जाएगा अपना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज योर, दैट इज नोन एज योर रेगुलेटिंग एक्ट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, राइट। So that's how you have to understand. अब बताएं, अब एनी डाउट, एनीबॉडी हैज एनी डाउट, अब प्लीज राइट इन द चैट सेक्शन और आस्क मी। निजामुद्दौला कहाँ का नवाब था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मतलब बंगाल। व्हाट इज द जमींदारी राइट्स, अच्छा जमींदारी राइट्स क्या होता है देखिए। और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी, ठीक है। निजामुद्दौला समझ में आ गया, और तो बंगाल के ऊपर पूरा कवर कर लिया तुमने, क्या क्वेश्चन, ठीक। विजय होलके के बोल रहे हैं जमींदारी राइट्स क्या है। देखो जमींदारी राइट्स इज सिंपल थिंग। ब्रिटिशर्स जब इंडिया के अंदर आए तो वो डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट नो कि कैसे रेवेन्यू, क्या सिस्टम है क्या नहीं है, ये इनको नहीं पता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये जमींदार्स को, एक तरह से जमींदार्स कौन होते हैं, जमींदार्स हैं मिडिल मैन, है ना। ये अब ऑफिशियली नहीं कर रहा है, ऑफिशियली जब ब्रिटिशर्स आएंगे 1772 ब्रिटिश की गवर्नमेंट आएगी तब अपन इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। मिडिल मैन को ये रखते थे और इनसे कहते थे कि आप क्या करें, आप यहाँ से पैसा ले, ठीक है, इनसे रेवेन्यू कलेक्ट करें और कुछ रेवेन्यू का पार्ट हमें दे दें, दैट इज नोन एज जमींदार।
ठीक है। अब जमींदारी सिस्टम क्या था वो आगे चलकर अपन समझेंगे, ठीक है। ये अभी आपको यहाँ पर बता रहा है, राइट। विजय, इज दिस क्लियर? विजय बोल के। यस सर। तो अब हम आगे समझते हैं अब क्या होगा। 1772 ड्यूअल गवर्नमेंट एंडेड एंड वेरेन हेस्टिंग आएंगे यहाँ पर, और डायरेक्ट रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड। डायरेक्ट रूल मतलब क्या है? डायरेक्ट रूल अंडर सम रेगुलेशंस। ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, टेन ने वहां से लॉ बनाया है पार्लियामेंट में, अपनी पार्लियामेंट के अंदर लॉ बनाया, ठीक है। और वहां से लॉ से डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली कोई ब्रिटिशर्स गवर्न नहीं करने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ही गवर्न करेगी। बट वेरेन हेस्टिंग विल बिकम व्हाट? वेरेन हेस्टिंग विल बिकम द व्हाट? द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड नवाब साहब का क्या हुआ? पोस्ट ऑफ नवाब इज नो मोर देयर, ठीक है। तो पोस्ट ऑफ नवाब नहीं रहेगी यहाँ पर, ठीक है। और वेरेन हेस्टिंग विल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो अब यहां से अपन पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। व्हाट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? यस, कालिन वांट टू से समथिंग। यस सर, तो जो शाह आलम 2 को मतलब वहां पे उन्होंने इलाहाबाद में रख रखा था, तो वो सब हटा दिया, उनका भी पोस्ट हटा दिया। शाह आलम सेकंड वाज अ मुगल एम्परर। मुगल एम्परर का जो पोस्ट होगा वो तो 1857 तक रहेगा। बहादुर शाह जफर। ओके। इज दिस क्लियर? शाह आलम सेकंड तो क्या है, महाराज तो महाराज की रहे हो तो वो तो लास्ट तक रहेंगे। और वहां पर इसीलिए क्या करेंगे, 1857 के बाद सब कुछ हटा देंगे और फिर पूरी गवर्नमेंट आ जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। क्या होगा 1772 से, अब ये समझो 1772 से 1857 तक यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। इज दिस क्लियर? ईस्ट इंडिया कंपनी इज देयर, राइट। ये क्या कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट बनी हुई है यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग 1857 से हम बोलेंगे 1947 तक कौन होंगी? ब्रिटेन की गवर्नमेंट, ठीक है। ये आपको इसके अंदर समझ, राइट। तो हम कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट गवर्नेंस प्रोवाइड कर रही है। इससे पहले कौन थे? नवाब। नवाब इज प्रोवाइडिंग द गवर्नेंस, बट नवाब जो थे 1772 से जस्ट पहले, ठीक है, दे आर अनदर डुअल गवर्नेंस सिस्टम, जिसके अंदर इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। तो ये चीजें इसके अंदर बदली और 1772 से 1857 तक क्या रहेंगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। 1857 से 1947 तक फिर ब्रिटेन की गवर्नमेंट रहेगी। फिर हमारा भारत आजाद हुआ और अब हम अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी रह रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक तो 2021 तक तो हम क्या है? आजाद है, ठीक है। तो ये आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कई कई स्टूडेंट्स को 3-4 साल बाद तक भी नहीं आती कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल। इज दिस क्लियर कालिन? यस सर। चलिए, तो पोस्ट ऑफ नवाब वाज अबॉलिश, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। अब हमको अगर रेगुलेटिंग एक्ट समझना है तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर बॉम्बे के अंदर गवर्नर बैठा है बॉम्बे का, मद्रास के अंदर गवर्नर बैठा है मद्रास का, एंड कोलकाता के अंदर गवर्नर बैठा है कोलकाता का, राइट। तो आपको अब ये समझना है कि इन सब के अंदर से बंगाल को ये पकड़ेंगे और इसको गवर्नर जो बंगाल का है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना देंगे, ठीक है। और इनको बोला जाएगा वेरेन हेस्टिंग। और इनकी जो पावर होगी, सारी पावर होगी, वो किसको दी जाएगी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल भी बोलते हैं इसको, है ना, क्योंकि इनकी काउंसिल भी बना दी थी। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इनकी सारी पावर दे दी जाए, ठीक है। ऑब्वियसली दे कैन मेक द रूल्स, लॉज ये सब बना रहे हैं, रेगुलेशंस ये सब बना रहे हैं, ठीक है। पर दे कैन, अब इसको बताएंगे हम किस तरह से इसको होता है। ये भी सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द फर्दर एक्ट्स। 1833 में क्या हुआ, फिर 1861 के अंदर क्या हुआ, फिर 1919 के अंदर क्या हुआ, 1955 के अंदर क्या हुआ, सब कुछ यहीं से रिलेट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है। तो अब हमको ऐसे समझो बच्चों कि हमारे पास 3 जगह है, ठीक है। एक तो है भाई बंगाल, ठीक है, एक मद्रास और एक है अपने पास ये बॉम्बे, ठीक है। बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल, राइट। दिस 3 आर द थिंग्स, राइट। थ्री इंपॉर्टेंट सिस्टम इज देयर, ठीक है। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो अब देखो क्या होगा कि यहाँ पर जो पर्सन बैठा है वो बन जाए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और he will have his executive council, and his executive council is having the 4 members,
ठीक है, तो टोटल कितने हुए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में? 4 + 1 = 5। और जो भी डिसीजन लेने होंगे, यहाँ के जो भी डिसीजन लेने होंगे, वो डिसीजन लेने होंगे मेजोरिटी से, मतलब 3:2। तो ऐसा हो सकता है विद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज नॉट हैविंग एनी वीटो पावर, कोई वीटो पावर नहीं है इनके। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? ये हाँ बोल दिए तो हाँ, इन द केस ऑफ टाई ये हाँ बोल दिए तो हाँ होगा, ना बोल दिए तो ना होगा, ठीक है। वीटो पावर का मतलब ये होता है, राइट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब ये बताओ कि यहां पर हु इज द रियल बॉस? इन तीनों प्रेसिडेंसीज के अंदर रियल बॉस कौन है? फर्स्ट, गवर्नर जनरल। सेकंड, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसके अंदर गवर्नर जनरल खुद भी आते हैं। थर्ड, गवर्नर ऑफ बंगाल, बिहार, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, राइट? Fourth, none of the above. Who is the absolute power? Anybody in the class? एग्जीक्यूटिव Second one. एग्जीक्यूटिव काउंसिल। काउंसिल Executive Council है ना, Governor General Executive Council. Is this any doubt in this one? Anybody has any doubt in this one? Anybody has any doubt? समझ गए? खलीदा भी करते हैं, एक बार रिपीट करते हैं, एक बार सुनो, ठीक है? तो सब बोल रहे गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बट द राइट आंसर इज नन ऑफ द, ठीक है? ये क्यों है? क्योंकि अभी हमको इसके अंदर क्लियरिटी नहीं है, ठीक है? क्या क्लियरिटी नहीं है? आई विल लेट यू। देखिए, नन ऑफ द अबव इज द आंसर। आप सबको समझ में आया ये क्वेश्चन क्या था? सबको समझ में आया, ठीक है? तो एक बार मैं वापस खलीदा के लिए ये बता देता हूं। देखो खलीदा क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसका क्या होगा? इसको ये बोला गया कि तुम इनकी पावर जो होगी, ये सब्सिडरी बन गई इनकी एक तरह से। ये क्या है? ये मद्रास है, गवर्नर ऑफ मद्रास, ठीक है? ये है गवर्नर ऑफ बॉम्बे, और ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये सब है ना, इसकी सबसे मतलब इसके क्या करेंगे? इसके अंदर रूल करेंगे, ठीक है? इसके अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो कहेगा, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या कहेगा? जो उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहेगी। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर हैं? 4 मेंबर। खलीदा, दिस इज राइट। 4 + 1 = 5। अब यहां पर डिसीजन जो होंगे वो मेजोरिटी से होंगे, इसलिए मेजोरिटी से डिसीजन होंगे। और मेजोरिटी से जो डिसीजन होंगे उसके अंदर क्या चाहिए अपन को? 3:2 की मेजोरिटी चाहिए। ऑब्वियसली 5 लोग हैं, मेजोरिटी में बोलना है तो 3 लोग हाँ बोल देंगे तो हो गया पास। ऐसे समझते हो, ठीक है? 3 लोग हाँ बोल दिए तो पास हो गया, ठीक है? तो अब आप इसके अंदर ही समझिए, 3 लोगों ने हाँ बोल दिया, पास हो गया। ये आपको समझ में आने लगे, राइट? तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर गवर्नर जनरल जो है बंगाल के, उनके ऊपर ऐसा नहीं कि सारी पावर इनके पास है, ठीक है? इनके पास तो क्या है? इनके पास तो वीटो भी नहीं है। ये इन केस ऑफ दिस 3:2, मतलब 3 लोग जो है, 3 मेंबर्स इधर से इधर चल जाए तो गवर्नर जनरल के पास कुछ रहता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हु इज द रियल बॉस? एंड एवरीबॉडी सेइंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल। नो, नन ऑफ द अबव। कैसे? ये हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो अब अगेन, मद्रास, बंगाल एंड बॉम्बे, राइट? अब मान लो, देखो देयर आर 2 थिंग्स, ठीक है? एक है इंटरनल मैटर्स, ठीक है? ये देखो, इतना सब चीजें अपन ने कहा नहीं पढ़ी थी, ये हमने वहां पर नहीं पढ़ी थी बच्चों। यू हैव टू अंडरस्टैंड, पॉलिटी के अंदर नहीं पढ़ी थी, इसका काम नहीं था उस वक्त। हिस्ट्री के अंदर अपन को सब कुछ पढ़ना है, पॉलिटी के अंदर अपन ने बेस क्लियर करा था कि जिससे हम आगे चीजें समझ सके, ठीक है? ऐसे आपको पढ़ाना होता है, पर उसको हिस्ट्री से लिंक करना जरूरी था, पर उसके अंदर थोड़ी ना सारी हिस्ट्री पढ़ा दे, ठीक है? इंटरनल मैटर। सेकेंड वन इज एक्सटर्नल मैटर। Whenever there is a call for the internal matter, who will decide? Governor of Bombay, Governor of Madras, they will decide. मान लो कोई ट्रेड का है, ट्रेड का इशू हुआ, कुछ इंटरनल ट्रेड का इशू हो रहा है, ठीक है? अंदर ही के क्या टैक्स लगाए, क्या लगाए। अगर मान लो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते हैं कि ट्रेड का जो टैक्स का रेट होना चाहिए वो 2% होना चाहिए, ये बोलते हैं 3% होना चाहिए। बात किसकी मानी जाएगी? इनकी मानी जाएगी, क्योंकि मैटर इंटरनल है, इंटरनल है, इंटरनली सुलझा लिया है, ठीक है? यहां पर इनकी नहीं चलेगी, गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। आर यू गेटिंग दिस वन? इंटरनल मैटर बॉम्बे मद्रास के गवर्नर, वो क्या वहां पे कोई, वो क्या करेंगे वहां पे? कोई वैसे थोड़ी ना बैठे रहेंगे, ठीक है? ताली बजाने के लिए थोड़ी ना होते हैं वहां पे। इंटरनल मैटर इज सॉल्व बाय द, ठीक है?
बात के अंदर 1833 के अंदर इंटरनल मैटर भी उसको दे दिया जाएगा, किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 1833, है ना। समझो चीजों को, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरनल मैटर इज गवर्न्ड बाय द नन अदर देन गवर्नर ऑफ दिस प्रेसिडेंसीज, ठीक है। एक्सटर्नल मैटर, जैसे कोई युद्ध हो गया तो उसके अंदर क्या करना है, क्या करना है, बाहर की चीजें कुछ होगा, कोई एक्सटर्नल मैटर जो होगा, दैट विल बी गवर्न्ड बाय गवर्नर जनरल ऑफ बायलॉज, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो नोबडी इज इन रियल सेंस, अगर हम देखें, अगर आपसे क्वेश्चन है इंटरनल सेंस के अंदर, इंटरनल इसके अंदर कौन थे बॉस, तो ये बॉस उनके गवर्नर ही थे। एक्सटर्नल सेंस के अंदर कौन थे बॉस, एक्सटर्नल सेंस के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, एक्सटर्नल मैटर्स के अंदर। आर यू गेटिंग दिस वन? ये है, हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं सर 1773 का एक्ट, ठीक है ना सर, 1773 का एक्ट पढ़ रहे हैं। अब क्या होगा, 1773 के एक्ट के बाद आएगा बाद में, है ना, अभी अपन बात की बात कर रहे हैं 1833 का एक्ट, जिसके अंदर हम कहेंगे कि लेजिस्लेटिव पावर भी उनसे छीन ली जाती है। तो वो जो फंक्शन है, इंटरनल फंक्शन और एक्सटर्नल फंक्शन, बोथ डन बाय गवर्नर जनरल ऑफ, क्या लिखूं इसके आगे, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, प्रियंका मिश्रा, फास्ट, प्रियंका मिश्रा, सर गवर्नर जनरल बंगाल। बंगाल, ठीक है। अब आपको गवर्नर याद, जनरल ऑफ इंडिया 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 होएगा इंडिया सर। इंडिया, इंडिया, इंडिया। हाँ ठीक है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विल बी देयर, राइट। आपको ये याद रखना है 1833 के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऐसे नाम चेंज नहीं करा है, इसका काम भी चेंज करा है। बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फंक्शन हैज टू बी गवर्न्ड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर क्वेश्चन आएगा, फिर समस्या आएगी कि सर लोकल लॉज के बारे में क्या हो रहा है। लोकल लॉज के अंदर देखो इवोल्यूशन बता रहा है, राइट। अगेन इनके अंदर भी इवोल्यूशन है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं 1773 का एक्ट, जिसके अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, और उसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में। एनी डाउट इन दिस वन, एनीबॉडी इज? आगे चलकर क्या होगा, आगे चलकर आएगा 1813 का, 1833 का, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे दैट विल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे, तो बोथ इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल सब कुछ इसके बाद आया। उसमें आपको मैंने लिखवाया था 1833 के एक्ट के अंदर कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी इनसे छीन लिए गए। लेजिस्लेटिव फंक्शन थे ये वाले, इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल, दोनों कौन कर रहा है कंट्रोल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर रहा है। देन व्हाट विल हैपन, 1833 के बाद आएगा 1861 का एक्ट। 1861 के एक्ट के अंदर आएगा डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि ये जो लॉ बन रहे थे यहाँ पर बॉम्बे के अंदर, ठीक है, मद्रास के अंदर, ये लॉ अब कौन बना रहा था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाते तो यहाँ पे लोकल नीड्स फेल्ट होती थी कि भाई लोकल नीड्स आपने इसके अंदर क्या कर रहा है, और यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होगा। 1919 के अंदर आपको पता है जो लिस्ट बनेगी वो आगे चलकर अपन पढ़ेंगे। फिर इसी तरह से 1935 के अंदर ऑटोनॉमी दी जाएगी प्रोविंसेस को। तो ये इवोल्यूशन है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर कितना भी पढ़ने को तो लग रहा था कि पॉलिटी के टाइम पर जब हमने पढ़ा था तभी ये पूरे हो गए थे, पर मैंने कुछ बोला था उधर और मेरे बोलने का कुछ मीनिंग था कि भाई देखो अभी आपको ये चीजें हिस्ट्री में वापस आनी है। अभी मैं तुमको बस फर्स्ट लाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ, दैट इज इट। So now regulating Act 1774, presidencies of Bombay, Madras were made subordinate. Are you understanding this one? Subordinate to presidency of Calcutta. ठीक है, Governor of Bengal was designated as Governor General of Bengal, having executive council of 4 members. ठीक है, decision has to be taken by the majority, that is 3:2. Any doubt? Next important. Establishment of Supreme Court at Calcutta comprising 1 Chief Justice and 3 other judges. ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट वैसा नहीं है जैसा हमारा है, ठीक है, ऑब्वियसली दैट विद जस्ट द इनिशियल स्टेज, ठीक है, कि पहली बार यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं एस्टैब्लिश, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी हैव टू गवर्न विद सम रेगुलेशन। गवर्नेंस कौन दे रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही है, ब्रिटिशर्स नहीं आए, रेगुलेशंस कर रहे हैं, बिठा दिया सर पे, ठीक है, रेगुलेशंस कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी is what have to govern with some regulations, कुछ regulations के द्वारा इनको govern करनी पड़ेगी। So this is your regulating act, जिसको हम बोल रहे हैं 1773। इसमें कुछ समस्या आएगी, समस्या क्या आई थी, हमने पॉलिटी में पढ़ा, समस्या का निदान था पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर, वो भी हमने पॉलिटी के अंदर पढ़ा था। दैट इज द थिंग। अब जो हमें पढ़ना है, ठीक है, अब जो हमें पढ़ना है दैट इज व्हाट योर गवर्नर जनरल्स।
गवर्नर जनरल्स अप्रोक्सीमेटली 40 गवर्नर जनरल्स अपन को पढ़ने मतलब है, अगर अपन टोटल देखें कब तक, 1950 तक, ठीक है, 1950 तक, 1773 से 1950 तक अप्रोक्सीमेटली 40 गवर्नर जनरल। आर यू गेटिंग दिस वन? 1950 बोल रहा हूं मैं, राइट? 40 गवर्नर जनरल्स आर देयर, राइट? You have to study approximately 12 to 13 I hope 13 गवर्नर जनरल। ये जो गवर्नर जनरल है दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। बाकी तो सब क्या है, हिस्ट्री में अपना नाम नहीं बना पाए, इन्होंने कुछ काम करे, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो हम पढ़ेंगे वो है लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग। इन्होंने क्या करा, इनको क्या समस्या आई, क्या नहीं आई, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके आगे हम पूरी अंडरस्टैंडिंग करेंगे कॉर्नवाल्स के अंदर क्या करा, उन्होंने किस तरह से रेवेन्यू सिस्टम चेंज करा, जुडिशरी सिस्टम चेंज करा, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। इसके अंदर फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जमींदारी सिस्टम, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर ये सब चीजें होंगी। बट इसके लिए आपको कल की मॉर्निंग का, कल की सुबह का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। Is this clear? Any doubt in this one? और बच्चों देखो, हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाओ। मैं ये सब चीजें तुमको इस तरह से पढ़ा कर रहा हूँ जैसे कि तुम्हारे जो मिथ है हिस्ट्री के, ठीक है, मिथ सबसे बड़ा मिथ, दुनिया का सबसे बड़ा मिथ हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री इज द बोरिंग सब्जेक्ट। बहुत कुछ रटना पड़ता है सर इसको, तो मतलब सर जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। मेरे एक टीचर ने एक कहानी सुनाई थी, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक थे मेहता साहब, ठीक है, बहुत बड़े हिस्ट्री के टीचर थे। एक स्टूडेंट था, उन्होंने मेहता साहब के घर पे फोन करा, बहुत ही आदर के साथ बोला, मेहता साहब जी है क्या? तो ये फोन उठाने वाली लेडी ने बोला कि भाई तुमने ये कौन सी बार फोन करा है? तुमने 50वीं बार फोन करा है। और हर बार मैं ये जवाब देता हूँ कि मेहता साहब जो है ना, 2 साल पहले स्वर्ग सिधार गए। तुम्हें समझ में क्यों आती? ये बोलता है मैडम समझ में आ गई ये बात, डोंट यू वरी मैडम, समझ में आ गई है बात, बट सुन के दिल को सुकून मिलता है, ठीक है, कि मेहता साहब नहीं रहे, ठीक है। तो ऐसी इमेज थी हिस्ट्री के टीचर की, इमेज है हिस्ट्री के टीचर, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी आफ्टर सम टाइम मेरे घर पे इस तरह के फोन ना करें, ठीक है, और मेरे घर वालों को परेशान ना करें। इसलिए आई वांट टू मेक दिस हिस्ट्री अ बिट इंटरेस्टिंग, ठीक है। और आप ये हिस्ट्री पढ़ना का तरीका, इस हिस्ट्री से इस तरीके को समझे, ठीक है, कि ये तरीका क्या है, हमको किस तरह से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्टों को पढ़ने का तरीका आना चाहिए, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले नेचर समझाते हैं। देखिए इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है आपके सिस्टम के अंदर। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक और स्टोरी आपको सुनाते हैं, एक पेड़ है, राइट, ठीक है, ये एक पेड़ है, राइट। इस पेड़ को आपको काटना है, ठीक है, आपके पास कुल्हाड़ी है, ठीक है। आप इस पेड़ को काटने के लिए लग गए, धमाधम आप कुल्हाड़ी मारे जा रहे हैं, कुल्हाड़ी मारे जा रहे हैं। पेड़ 1 घंटे का टाइम था आपके पास, आपने 1 घंटे में पेड़ काट दिया, ठीक है, पेड़ कट गया, पर आपकी हालत है नेक्स्ट टू दैट, ठीक है। नेक्स्ट टू दैट का मतलब मरने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। एक समझदार आदमी था, आपका ही दोस्त, उसने क्या करा, 55 मिनट्स तक सिर्फ इस कुल्हाड़ी को पहना करा। जिसको ये पता है ये क्या सोच रहा था, ये सोच रहा था दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, यार लग जाओ, कुल्हाड़ी बाद में पहनी होती रहेगी, कट कट के अपने आप काट दो, ट्री को काट दो। ये लग गया, धुन लग गई इसको, ठीक है, धुन लग गई है। और ये कुल्हाड़ी को, इसने पहले कुल्हाड़ी को पहना करा, शार्प करा उसको, ठीक है, घिसता रहा 55 मिनट। ये बोल रहा है ये देखो टाइम वेस्ट कर रहा है ना। और फिर उसने इस पेड़ को काटा, विद इन 3 मिनट्स इसने पेड़ को कट कर दिया, 2 मिनट बचा भी लिए अपने, ठीक है, और थका भी। Is this clear? 90% of UPSC aspirant is doing this one. 10% UPSC aspirant is doing this one. उनमें से भी 5% is doing a mix of this one. कभी वो कुल्हाड़ी को उठा के काटने लगे थे, कभी पैना करने लगे थे। बहुत कम स्टूडेंट्स ये अप्रोच अपना रहे हैं, ठीक है। और यहां पर आता है एंजाइटी, यहां पे आता है डिप्रेशन, यहाँ पे वो सब चीजें आएंगी जो तुमको नहीं चाहिए। और यहाँ पे आती है अटर हैप्पीनेस, यहाँ पे मिलता है मोक्ष, यहाँ पे मिलता है निर्वाण, ठीक है। नॉट मेटाफिजिकल मोक्ष एंड निर्वाण, दिस इज एम्पेरिकल निर्वाण, जिसमें आपको परेशानी नहीं आएगी, आप बहुत इंटरेस्टिंग मजे से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आई वांट यू टू बिकम दिस वन,
दिस elite class of 5%, इसके अंदर मैं आपको डालना चाहता हूँ, right? So this is how you have to understand the history. So that's all for today's class. Thank you so much for listening. Bye bye, take care and have a nice day. If you have any question, you can ask. चलिए, तो bye bye, take care.